कि इस वक्त भाजपा के दिन खराब चल रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो चुनाव हुए उसमें से कई जगहों पर भाजपा को मात मिली है। केवल गुजरात उसके हिस्से में आया है और 2 उपचुनाव के नतीजे उसके खाते में आए हैं, जिसमें से रामपुर का उपचुनाव विवादों में है। खैर, गुजरात में अपनी जीत को जरूरत से ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए बीजेपी ने सारे तामझाम किए और मीडिया ने भी उसका पूरा साथ दिया। बीजेपी ने सोचा होगा कि इस तरह वो फिर से कांग्रेस को कमजोर दिखा पाएगी, उसे हताश कर पाएगी, मगर बीजेपी के दांव इस वक्त अपना असर नहीं दिखा रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस रोजाना बीजेपी को अलग अलग मुद्दों पर घेर रही है और अब चीन के मसले पर कांग्रेस ने फिर से बीजेपी को तथ्यों और आंकड़ों के साथ घेरा है, जिससे निकलने में बीजेपी को मुश्किल हो रही है और मुश्किल हो भी सकती है। आपको बता दूं कि 9 दिसंबर को, दरअसल 8 और 9 दिसंबर की जो दरमियानी रात है उसको, यानी आज तारीख 13 है, आज से 4 दिन पहले फिर से चीन और भारत के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग में झड़प हुई, जिसमें दोनों तरफ के कई सैनिकों को चोटें आई हैं। हालांकि किसी की मौत नहीं हुई है और ये बात आज बताई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में। फिर भी चीन के इस हमले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 2 साल पहले भी चीन ने ऐसी ही नापाक हरकत गलवान में की थी। तब भारत ने अपने कम से कम 20 सैनिकों को खोया था, लेकिन तब भी मोदी जी ने यही कहा था कि न कोई घुसा है न कोई आया है। इसके बाद मोदी सरकार ने चीन से विरोध दिखाने के लिए उसके कई ऐप्स प्रतिबंधित कर दिए थे। आपको याद होगा, टिकटॉक नाम का एक ऐप काफी फेमस था हिंदुस्तान में, उसे भी प्रतिबंधित किया गया था, रोका गया था। हालांकि ऐसे कई ऐप अभी भी, चीन के ऐप भारत में घूम रहे हैं, तैर रहे हैं और खूब काम कर रहे हैं, खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं, खूब पैसे कमा रहे हैं। वो कैसे हो रहा है कभी इत्मीनान से बताऊंगा। हालांकि ऐसे आर्थिक प्रतिबंध का कोई असर नहीं हुआ। मोदी जी ने कभी चीन का सीधे नाम लेकर उसे चेतावनी नहीं दी, उसे नहीं ललकारा, जिस पर कांग्रेस कई बार सवाल उठा चुकी है कि आखिर बीजेपी की चीन नीति कैसी है। अब अरुणाचल प्रदेश के मामले पर भी कांग्रेस ने सवाल किया तो 9 तारीख को हुए मामले पर 2 दिन तक, और पूछा गया कि 2 दिन तक सरकार चुप क्यों रही। तो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में इस पर जवाब दिया है, जो पहले मैं बता भी चुका हूं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर चीन के नाम पर कांग्रेस पर ही हमलावर नजर आए। दरअसल रक्षा मंत्री जब चीन के मसले पर जवाब देने के लिए अपनी तैयारी कर रहे थे, तब आप जो पिक्चर देख रहे हैं उससे पहले, यानी 12 बजे लोकसभा में और 12:30 बजे राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चीन के मसले पर जो हंगामा हुआ है वहां तवांग में, यानी दोनों सेनाओं ने, वो दोनों चीन की सेना और हिंदुस्तान की सेना आमने सामने आ गई और जो झड़प हुई है इस पर बयान देना था, बताना था कि वास्तविक स्थिति क्या है। लेकिन उससे पहले देश के गृह मंत्री मीडिया के सामने आते हैं और वो मीडिया के सामने कुछ बात रखते हैं। बात क्या रखने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर मीडिया के तमाम लोग वहां इकट्ठा होते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं उनकी जुबानी और आगे बढ़ते हैं। अमित शाह ने क्या कुछ कहा राजनाथ सिंह के अपने बयान से पहले, जो राजनाथ सिंह सदन में देने वाले थे, जरा सुनिए। अरुणाचल में 8 की देर रात और 9 की सुबह घटी घटनाओं का हवाला देते हुए विपक्ष ने बहुमूल्य प्रश्नकाल को स्थगित करवा दिया। इसका कोई औचित्य इसलिए नहीं था कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने स्पष्टता से कह दिया था कि 12 बजे इस देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस विषय पर सदन के सामने अपना बयान रखेंगे। जब बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई औचित्य नहीं था। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा। फिर मैंने प्रश्नकाल के सूची को देखा तो 5 नंबर का प्रश्न देखकर मैं इनकी चिंता समझ गया। 5 नंबर के प्रश्न है राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बारे में। अब उन्हीं के कांग्रेस के ही सदस्य के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया और जवाब में बहुत स्पष्ट था। आगे
मौका देते तो मैं सदन के पटल पर भी बताता कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-07 के वित्तीय वर्षाल में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि एफसीआरए के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था, तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली, इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया। नेहरू जी के प्रेम के कारण सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बलि चढ़ गई। इस विषय को उन्होंने शोध का विषय बनाया था क्या, और अगर बनाया था तो इसका नतीजा क्या हुआ? तो सुन रहे थे आप, अमित शाह ने राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिली ग्रांट का मुद्दा उठाया है और इसके साथ साथ जबरदस्ती फिर से पंडित नेहरू को कोसने के लिए उन्होंने कहा कि उनके चीन प्रेम के कारण हमें सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता नहीं मिली। आपको बता दूं दोस्तों कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग अक्सर ऐसी ही तथ्यहीन बातें करते हैं। वैसे सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का सच नेहरू जी ने खुद 27 सितंबर 1955 को संसद में बता दिया था कि ऐसा कोई प्रस्ताव औपचारिक या अनौपचारिक तौर पर मिला ही नहीं था। बीजेपी चाहे तो संसद की आर्काइव में इसे देख सकती है, मगर इसकी जगह उसने फिर से कांग्रेस को निशाने पर लिया। लेकिन अब कांग्रेस बदल चुकी है। अब वो पहले की तरह चुपचाप इल्जाम नहीं सहती है, बल्कि तथ्यों के साथ जवाब देती है, और यही आज पवन खेड़ा ने किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर करारा हमला किया है। आइए जरा सुनते हैं। आज गृह मंत्री बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में कुछ हम पर आरोप लगा रहे थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उन एप्स जिन पर पाबंदी लगाई थी, उनसे भारतीय जनता पार्टी के कितने घनिष्ठ संबंध हैं। यूसी वेब मोबाइल, आप नोट करिए, बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में जिन कंपनियों की सहायता ली थी, उनमें से ये थी यूसी वेब मोबाइल। ये सेवाएं भारतीय जनता पार्टी ने ली और 2017 में इसी कंपनी पर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि ये भारतीयों का डेटा चुराकर चीन भेजती है। लेकिन 19 में इसी कंपनी को भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया। मजबूरी क्या थी प्रधानमंत्री जी की, हम नहीं जानते। दूसरी कंपनी शेयरिट टेक्नोलॉजी, शेयर आईटी या शेयरिट, जो भी कहना चाहें, इसी कंपनी पर पाबंदी लगाई कि यह देश की संप्रभुता के लिए खतरा है। यही कंपनी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में पार्टनर बनकर भारत के चुनाव पर प्रभाव डालती है। हम भी पूरी रिसर्च करके बैठे हैं, गृह मंत्री जी को समझना चाहिए। हमारे राजीव गांधी फाउंडेशन के खाते पब्लिक डोमेन में हैं, सबके सामने हैं, कुछ छिपाने की बात नहीं है, सार्वजनिक हैं। आरएसएस के क्या संबंध हैं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से? आरएसएस का हक क्या बनता है? वो तो एक सांस्कृतिक संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है। क्यों बार बार चीन के दरवाजे पर दस्तक देते हैं? क्यों चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ पार्टनरशिप करते हैं? तो इन बातों को सुनकर एहसास होता है कि झूठ के दिन अब पूरे हो रहे हैं। जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भरोसे बीजेपी के लोग जो हैं अब तक अपने आरोपों को पहुंचा रहे हैं, उसी सोशल मीडिया के सहारे कांग्रेस भी सच जनता के सामने रख रही है। आइए एक बाइट और सुन लेते हैं पवन खेड़ा की और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्यों कह रहा हूं मैं कि यहां कांग्रेस जो है काफी एग्रेसिव नजर आ रही है। आइए जरा सुनिए। चलिए आइए गुजरात धौलेरा में चलते हैं, आपको ले चलते हैं। धौलेरा में 43,000 करोड़ के एमओयूज चीन की कंपनीज के साथ किसने साइन किए? कोई कारण रहा होगा कि चीन का जो सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, वो लिखता है कि मोदी जी हार नहीं जाए कहीं गुजरात। अगर मोदी जी गुजरात हार जाएंगे तो चीन को बड़ा नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा चीन को, हम भी ये जानना चाहते हैं। ये जो गौरव गोगोई जी बता रहे थे,
19 जून 2020 को दी गई क्लीन चिट चाइना को मोदी जी द्वारा, क्या ये राज इस क्लीन चिट का इन्हीं तमाम तथ्यों में तो नहीं छिपा हुआ? क्या ये राज धोलेरा में तो नहीं छिपा हुआ? क्या ये राज डोंगफैंग कंपनी में तो नहीं छिपा हुआ? या उन कंपनियों में जिनका शेयर इट टेक्नोलॉजी, यूसी वेब मोबाइल, चाइनीज कंपनीज जिन पर मोदी जी का चुनाव निर्भर करता है? हम देश की संप्रभुता, देश की सीमाओं के बारे में चिंतित हैं। 1962 में जब युद्ध हो रहा था चीन का, एक 36 वर्षीय सांसद जिसका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी, चुनौती दी उन्होंने नेहरू जी को कि संसद का सत्र बुलाइए, हम डिबेट चाहते हैं। नेहरू जी भागे नहीं डिबेट से। डिबेट हुई। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक सिंघवी जी के पिताजी एलएम सिंघवी जी उस वक्त पाली से निर्दलीय सांसद थे। उन्होंने सलाह दी कि ये डिबेट सीक्रेट होनी चाहिए, इसका कहीं कोई कवरेज नहीं आना चाहिए, अखबारोरों में नहीं छपना चाहिए। नेहरू जी ने कहा जी नहीं, महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये डिबेट सार्वजनिक होनी चाहिए, संसद में बिल्कुल होनी चाहिए चर्चा इस पर। 165 लोगों ने उस डिबेट में हिस्सा लिया। हमारे अपने सांसद महावीर प्रसाद जी, उन्होंने भी निंदा की उस वक्त। नेहरू जी ने सुनी। ये सरकार सवाल पूछ लो तो हम पर सवाल निशान प्रश्न चिन्ह लगाते हैं हमारे पर। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कांग्रेस ने दिया, इनकी तरह नहीं कि पिछले साल हम इनको बार बार चेतावनी दे रहे थे कि चीन नाम बदल रहा है अरुणाचल प्रदेश में कई इलाकों के, तो मोदी जी कहते थे नहीं कोई बात नहीं, नाम बदलने से क्या होता है देख लीजिए, अब आप दरवाजे पर दस्तक देने आ गए। तापिर गांव तो आपके एमपी हैं अरुणाचल से। तापिर गांव आपको कहते रहे कि 60-70 किलोमीटर चीन अंदर घुस आया है, आपने कहा नहीं कोई बात नहीं, आने दीजिए। ये क्या राज है? क्यों घबराते हो आप चीन से? क्यों 18 बार आप चीन के राष्ट्रपति से मिलते हो? क्यों आप लाल शॉल ओढ़ के उनके आगे झुककर उनको सलाम करते हो? हम ये सवाल आपसे आज पूछना चाहते हैं। हम पूछना नहीं चाहते थे पहले, लेकिन आपके रवैया देखकर संसद में भी और संसद के बाहर भी आपका रवैया देखकर हम मजबूर होकर ये पूछ रहे हैं कि मजबूरी आपकी क्या है? क्यों आप चुप हो जाते हो चीन के सामने? क्यों आप डर जाते हो चीन के सामने? क्यों देश की सेना का अपमान करते हो आप चीन के सामने? क्यों देश की सीमाओं के साथ आप खिलवाड़ करते हो चीन के सामने? ये सवाल हम पूछेंगे और बार बार पूछेंगे। तो सुन रहे थे आप पवन खेरा को। पहले कांग्रेस के अंदाज आक्रामक नहीं होते थे जैसे आक्रामक अभी हैं, लेकिन अब वो चुप नहीं बैठ रही है। तो आइए दोस्तों, आज समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीन के मसले पर बीजेपी बैकफुट पर है? क्या चीन के नाम पर कांग्रेस के सवालों का जवाब राजीव गांधी फाउंडेशन और नेहरू जी को कोस कर दिया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के प्रति बढ़ रहे जनाधार से भाजपा को डर लग रहा है, भाजपा परेशान है? आइए इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं, आगे बढ़ें। और बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज देखिए 4 हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं वरिष्ठ साथी। प्रशांत टंडन जी हमारे साथ हैं। प्रशांत जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ धनंजय कुमार जी सीधे मुंबई से जुड़े हुए हैं। धनंजय जी आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी आपका भी स्वागत है। और स्वागत है आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और 8 और 9 तारीख की रात की घटना है, चीन की तवांग घाटी में झड़प वाली घटना, और इसकी सूचना मिलती है 12 तारीख को। आखिर ऐसा क्यों होता है ये भी समझने की कोशिश। लेकिन इससे पहले 2 बाइट्स, 2 नहीं बल्कि 3 बाइट्स 2 लोगों की आपके सामने हमने रखे। पहली बाइट जो है वो अमित शाह, देश के गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री के, और केंद्रीय गृह मंत्री साहब चीन से ज्यादा बात कर रहे थे राजीव गांधी फाउंडेशन की, चीन से ज्यादा बात कर रहे थे नेहरू जी की, चीन से ज्यादा बात कर रहे थे वो कांग्रेस की। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का पलटवार बहुत ही सटीक मुद्दों, तथ्यों के आधार पर, और कह रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मीडिया सेल के हेड की यानी पवन खेड़ा, कि हम भी पूरे शोध करके, रिसर्च करके यहां बैठे हैं, हवाई बात नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ें और समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास ही, कि आखिर चीन के मसले पर बाएं दाएं क्यों झांकने लगती है बीजेपी? और जब चीन के
सर्वश्रेष्ठ नेता सामने आते हैं तो प्रधानमंत्री उसी रंग में रंग जाते हैं। आखिर कारण क्या है? बिल्कुल, और राजीव जी ये कारण देश को ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा क्या है बीजेपी की सरकारों में कि इन्हीं की सरकार में कंधार होता है, इन्हीं की सरकार में अफगानिस्तान में आतंकवादी चार्टर प्लेन में बैठा के पहुंचाए जाते हैं। और आज मत भूलिए कि आज 13 दिसंबर है। आज ही के दिन बीजेपी की सरकार के रहते संसद पे हमला हुआ था, आतंकवादी हमला। और इन्हीं की सरकार में आप देखिए कि डोकलाम हुआ 70 से ज्यादा दिन का। उसके बाद चाइना धीमे धीमे अपना रास्ता बना रहा है। जैसे पवन खेड़ा जी बता रहे थे, वो पहले गालवन वैली की तरफ आता है, यानी लद्दाख रीजन में आता है, अब अरुणाचल में आ गया। और कितना उसने सुनियोजित हमला किया है, यानी जो उनकी 300 के करीब जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, 300 के करीब फौजी वहां पे उन्होंने लाइन क्रॉस किया, जो कि लोहे की संगीनों के बल्ले लेकर आए और उन्होंने हाथों में नाखून में लोहे पहने हुए थे। उन्होंने हमारे सैनिकों को घायल किया। हमारे सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन 6 लोग अस्पताल में भर्ती है गुवाहाटी के, हमारी सेना के, जिन मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जिनको फ्रैक्चर तक है। 9 तारीख को ही फ्लैग मीटिंग भी हुई है कमांडर्स के बीच में। ये सब कुछ हो रहा है गुजरात के जश्न के बीच में। हमको आपको तो कल मालूम पड़ा जब मीडिया में खबरें आ गई और सोशल मीडिया में ये वायरल होने लगे ट्वीट्स और कुछ खबरें। सरकार को तो मालूम था कि ये हो रहा है। तो ये बहुत वाजिब सवाल है कि ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री चाइना का नाम नहीं लेते, कोई आया नहीं है, हमारे 20 लोग मारे गए। अभी चाइना के प्रेसिडेंट पीछे से G20 में हम लोगों ने देखा कि वो पीछे आए और आप कुर्सी छोड़ के खड़े हो गए, आपने हाथ मिलाया उनसे। कहीं कोई प्रोटोकॉल, किससे हाथ मिलाना है किससे नहीं मिलाना, ये हम देखते रहे। और आप ही के शो में पहले मैंने ये बात रखी थी कि ये डिसाइड होता है मल्टीलेटरल या इस तरीके के इवेंट में, चाहे वो गुटनिरपेक्ष सदस्यों की मीटिंग हो या वो यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग हो या G20 की या G8 की मीटिंग हो, कि अगर जिस देश से हमारा तनाव हो रहा है उस देश से हमारे प्रधानमंत्री हाथ नहीं मिलाते थे। अभी तक की परंपरा ये थी। आप बढ़ के जा रहे, तो ये सवाल तो वाजिब है कि क्या ऐसी नस है कि चाइना के आगे आप झुक जाते हैं। आप अभी ऐप को बैन करने की बात कर रहे थे, पवन खेड़ा जी ने एक लंबी लिस्ट दे दी। इन सब के बाद भी भारत और चीन का $100 बिलियन का ट्रेड है इस साल, जिसमें 75 बिलियन चीन का इंपोर्ट है भारत में। हमारा तो कोई 12-13 ही बिलियन डॉलर का है उनकी तरफ। तो कोई ये देश को बताना चाहिए कि आप जब जश्न मना रहे थे तो हमारे सैनिक लड़ रहे थे, और इस पे अगर मीडिया का एक हिस्सा इसको कन्नी काट रहा है या इस तरीके के लोग पार्लियामेंट के चलते हुए इस झूठ को छुपाया जा रहा है, तो ये तो देश के साथ जो है वो ठीक नहीं हो रहा है जी। और गंभीर सवाल खड़े होते हैं इन लोगों की देशभक्ति पे भी कि क्यों इनके ही शासनकाल में होता है, क्यों नहीं। बात जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि चाइना को लाल आंख करके दिखाएंगे, कहां गई वो लाल आंख। और आप कम से कम सच तो बताएं। चाइना के मामले को, जैसे अगर पाकिस्तान के मामले को आप उठाते हैं तो चीन के मामले को आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं उठाएंगे, यूनाइटेड नेशंस में उसको नहीं ले जाएंगे कि वो हमारे एरिया में आ रहा है। मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं छोटा सा, उसके बाद मैं बाकी लोगों को सुनूंगा कि मोदी साहब के जो चीन के प्रति जो रवैया है उसका एक आपको नमूना दे दूं कि 2015 में 428 बार LAC को क्रॉस किया है चीन ने, और 2019 में 663 बार। तो
क्या वजह है कि इतनी जो नरमी है चाइना के प्रति, वो किसकी वजह क्या है? ये देश की जनता को इस पे विमर्श करना चाहिए, तमाम लोगों को, पत्रकारों को और देश के लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रशांत टंडन जी। प्रेम कुमार जी, आपके पास आना चाहता हूं और एक बात यहां राजीव गांधी फाउंडेशन के चंदे की बात लेकर के क्या आए अमित शाह जी की कांग्रेस ने एक लंबी लिस्ट थमा दी है। ये जो अभी 2 हिस्सों में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अंश सुनाए हैं पवन खेड़ा के कांग्रेस के, उससे साफ समझ में आ रहा है और बहुत कुछ है। और इतना ही नहीं, बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस जो है आरएसएस पर भी सीधा वार कर रही है। क्या कुछ कहेंगे इस पे? क्या सचमुच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी चीन का नाम लिए बिना चीन को ललकारते भी नहीं हैं और चीन का नाम भी नहीं लेते हैं, और जब मौका मिलता है तो चीन के प्रमुख से जाकर मिलते भी हैं, खुद बढ़ के मिलते हैं, जैसी बात यहां कह रहे थे। और वो उनका वो विजुअल अभी G20 में वो विजुअल काफी वायरल भी हुआ था। क्या कुछ आप कहेंगे इस पे? और भारत जोड़ो यात्रा पे भी आएंगे और उसके असर पे भी आएंगे, उस पे भी चर्चा करेंगे, उसका कनेक्शन भी यहां हम ढूंढने खोजने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले कि क्या कारण है कि बीजेपी बार बार चीन के मसले पे फंसती है, और जैसे ही आप जहां, ना सिर्फ चीन के मसले पे, जहां भी आप फंसिए, नाम ले लीजिए धीरे से कांग्रेस का और बस तेरा पार। जी राजीव जी, बहुत आसान तरीका हो गया है। पिछली दफा जब गलवान हुआ उस समय हमने अपने प्रधानमंत्री जी को सुना था, न कोई घर में घुसा है न घुसा हुआ है। इस दफा जब तवांग हुआ है तो हम अपने गृह मंत्री को सुन रहे हैं, न कोई मरा है न कोई घायल हुआ है। याद रखिए, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट को कंपेयर कीजिए। दोनों का मतलब क्या है? क्या कोई इंसिडेंट नहीं हुआ? क्या तब हमारे जवानों ने शहादत नहीं दी थी? और क्या हमारे जवानों ने जिस जमीन पर शहादत दी वहां कोई घुसा हुआ नहीं था, कोई आया नहीं था? और आज तो ये स्थिति है कि उस जगह हम पेट्रोलिंग भी नहीं कर पा रहे हैं जहां हमारे जवान ने जिस जमीन के लिए जान दे दी, उस जमीन पर हम खड़ा नहीं हो पा रहे। वहां चौकियां बना ली गई है चीन की ओर से। और उसी तरह से तवांग में आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल ईस्ट से जो सांसद हैं, उन्होंने 2019 में कहा था कि हमारे यहाँ अगर डोकलाम होगा कहीं तो ये अरुणाचल प्रदेश में होगा। लेकिन और इन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान वाले इलाकों में तो थोड़ी बहुत घुसपैठ होती है तो पूरे देश में मुद्दा बन जाता है, अरुणाचल प्रदेश में लगातार घटनाएं घट रही है, मुद्दा ही नहीं बनता है। फिर हमने देखा कि कैसे अरुणाचल प्रदेश में 101 घरों की का पूरा एक गांव बसा दिया गया चीन की ओर से उन इलाकों में जो कि विवादास्पद रहे। विवादास्पद रहने का मतलब ये थोड़ी कि वहां चीन को मकान बनाने दिया जाएगा, लेकिन उस पर भी चुप्पी रही। इसके बाद तवांग पर भी क्या, हर बार एक रवैया रहता है। आप अगर विपक्ष अगर चुप है, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, आज तवांग की पर बात हो रही है, इससे पहले तक क्यों नहीं राजीव गांधी फाउंडेशन पर चीन से चंदा लेने के आरोप लग रहे थे? क्यों चुप थी? आपकी तो 8 साल से सरकार है, आप चुप रहते हैं। आप केवल इस बात को तभी उठाते हैं जब कांग्रेस की ओर से या विपक्ष की ओर से चीन के मुद्दे पर सरकार से सवाल किए जाते हैं। तो सवाल पूछना बंद कर दीजिए। राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया चंदा पर वो भी पूछना बंद कर देंगे। ये कैसा कॉम्प्रोमाइज चाह रहे हैं आप? क्या देश हित से बड़ा है कोई ये सब कांग्रेस और बीजेपी की बीच की लड़ाई? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से बड़ा क्या है? भाई देश हित तो सबसे बड़ा है, लेकिन देश हित की लगातार तिलांजलि दी जा रही है। और अब इस बार तो पूरा खाका लेकर के कांग्रेस बैठी थी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में कंपनी 46,000 करोड़ का MOU साइन करती है। वो स्मार्ट सिटी जहां बना है, जगह में बोल रहा हूं नाम, उसके बाद किस तरीके से चीनी ऐप के साथ इनका संबंध रहा है उसका खुलासा किया है। पूरे दौर में जो 18 बार दोनों शीर्ष नेता मिले हैं, कब जब मुख्यमंत्री थे तब भी मिला करते थे, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहे तब भी मिला करते थे। चीनी ऐप से चुनाव लड़ा गया, उनके सहयोग से चुनाव लड़ा गया। इन
क्या संबंध है जिस कारण से वो न कोई घर में घुसा है न घुसा हुआ है, न कोई मरा है और न कोई घायल हुआ है? इन दोनों बयानों का क्या यही मतलब है कि चीन के साथ में ये किसी किस्म की माने नरम बोलने में भी हमें संकोच होता है? हमारे देश की इतनी बड़ी पार्टी जो सत्ता में है, कैसे बोले कि चीन के साथ घुला मिला है? इसका मतलब तो सीधे देशद्रोह होता है। लेकिन चुप्पी जो है रहस्यमय चुप्पी है, और इस रहस्यमय चुप्पी पर देश जवाब मांगना चाहता है, देश को जवाब चाहिए। और ये सवाल जितने मजबूत होंगे, संसद और हमारी सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए ये सवाल का मजबूत होना बहुत जरूरी है। राजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सवाल का मजबूत होना। और जब सवाल पूछा गया, संसद में जो जवाब दिया गया है रक्षा मंत्री की तरफ से, आए 3 मिनट का जवाब, उस पर कोई बात नहीं और बस खत्म। 3 मिनट में उन्होंने अपना जवाब दे दिया। किसी की मृत्यु नहीं हुई है, हमारे तरफ से किसी सैनिक की मृत्यु नहीं हुई है। हालांकि ये आपको बता दूं कि सैनिक के मौत, हत्या, मृत्यु, सैनिक के साथ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। शहीद, शहादत की बात होती है, खासकर अपनी तरफ से। तो खैर, ये हमसे बड़े लोग वहाँ बैठे हैं संसद में, वो समझें, लेकिन जो बातें आती हैं वो हम आप तक रखते हैं। ये उनका बयान था राजनाथ सिंह का। उससे इतर क्या बयान, क्या दिया, क्या नहीं, सवाल तो यही उठता है यहाँ पे कि आखिर क्या कारण है कि जब भी चीन का मामला आता है बीजेपी चुप्पी साध लेती है, और जब चुप्पी साध के भी काम नहीं चलेगा, जब आपके पीछे विपक्षी दल लग जाएंगे तो आप कांग्रेस को कोसना शुरू कर दीजिए। क्या इस कांग्रेस को कोसने से, कोस देने मात्र से चीन का जो समस्या है, जो तवांग में जो कुछ हुआ, गलवान में जो कुछ हुआ, ये तमाम चीज़ें क्या, और लद्दाख में आप जान ही रहे हैं जहाँ बहुत कुछ झेला गया, और लगातार 70 दिनों तक डोकलाम का भी आपने देख लिया था कि क्या शुरुआत। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पिछले 8 साल में आप सबके सामने हैं। सवाल यहाँ पे लेकर के आना चाहता हूँ धनंजय कुमार जी, सीधा सवाल यही है और पिछले सवालों से ही जुड़ा हुआ है कि कांग्रेस, क्या आपको लगता है इस बार बहुत, जैसे पवन खेरा जो कह रहे थे, पूरी तैयारी के साथ एक एक सवाल का जवाब लेकर के आए हुए थे, और डाटा आप देखिए 2 हिस्सों में हमने आपको सुनाया, आप सबको सुनाया, पवन खेड़ा की बातें हमने सुनाई। जो डाटा है, और चुनाव में जो गुजरात का चुनाव हुआ है, उस चुनाव में चीन की कितनी भागीदारी है ये भी बता रही है कांग्रेस। क्या बीजेपी को पहले से पता था? एक पत्रकार होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या पहले से ये पता था कि ये तमाम चीजें न आ जाएं उभर करके, न सवाल किए जाएं? उससे अच्छा है कि कांग्रेस को पहले ही घेर लो, और कांग्रेस को घेरने में एक राजीव गांधी याद आते हैं, दूसरे याद आते हैं नेहरू जी, और दोनों ही मसले पे, यहाँ नेहरू जी के मसले पे जो सुरक्षा परिषद का हवाला देती है बीजेपी, वहां तो खुद फंसी हुई है। ये श्योर, यह 1001% व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा गठित रचित ये कहानी है, और इसकी तरफ आप लोग ध्यान मत दीजिए, आप लोगों, आप तमाम साथी जिनसे जो लोग सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, और इस पर ऑलरेडी नेहरू जी खुद भी अपनी बात 1955 में रख चुके हैं, 27 सितंबर 1955 को, और जिसके बारे में मैं शुरुआत में मैंने बता भी दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1947 में नहीं बल्कि 1945 में हुई थी, और उसमें कौन स्थायी सदस्य होगा, कौन नहीं होगा, इसकी बात भी 1945 में हुई थी। उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं थे देश के, उस समय देश आजाद भी नहीं हुआ था। बस इतना ही बताना चाहता हूं। इससे ज्यादा अगर आपको कुछ और जानकारी लेनी है तो जरूर आप इतिहास के पन्नों को पलट सकते हैं, लेकिन सीधा आना चाहता हूं धनंजय कुमार जी आपके पास, और समझना चाहता हूं कि क्या हम फंस रहे हैं, इसलिए पहले से इन मुद्दों को उजागर कर दो, और चूंकि हम सरकार में हैं तो हमारी बातें ज्यादा जोर से बताई भी जाएंगी, क्योंकि मीडिया तो हमारा ही है। देखिए राजीव जी, अटल बिहारी वाजपेयी ही थे जिन्होंने कहा था कि तिब्बत को लेकर के भारत की कोई आपत्ति नहीं है चीन के साथ, जबकि तिब्बत ही कारण रहा। भारत चीन में जो विवाद है, जो झगड़ा है, उसमें तिब्बत एक बड़ा कारण रहा। लेकिन वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने तिब्बत को रिलीज कर दिया, बोला हमारा उस पर कुछ नहीं कहना है, वो चीन का मैटर है। फिर जो है, जो ये जॉर्ज फर्नांडिस थे, उसमें संसद में कहा था कि चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन कहा था संसद में जॉर्ज फर्नांडिस ने। जिस दिन मतगणना हो रही थी, उस दिन भारत के मौजूदा विदेश मंत्री हैं जो कह रहे थे कि चीन के साथ रिश्ता सामान्य नहीं किया जा सकता है किसी भी कीमत पर।
आसान नहीं है रिश्ता सामान्य करना। लेकिन दूसरी तरफ देखिए आप कि प्रशांत जी ने उसकी तरफ इशारा किया है कि सबसे ज्यादा बड़ा बाजार चीन के लिए भारत है, सबसे ज्यादा हम आयात करते हैं चीन से सामान, सबसे ज्यादा हम पैसा भेजते हैं चीन को देते हैं। लेकिन हम डरते हैं, हम डरते नहीं हैं। ये भारतवर्ष किससे डरता नहीं है। इतनी ताकत, इतना मनोबल गांधी दे गए इस देश को, नेहरू ने बतलाया है। और इंदिरा गांधी ने 1967 के दौरान भारतीय सेना ने जवाब दिया था चीन को, उसी की सरहद पे, जो अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, वहीं पे हुआ था, उधर ही उसी इलाके में हुआ था। लेकिन ये जो है बीजेपी वाले असली लड़ाई लड़ते हैं कांग्रेस से। इनका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो नेहरू है। क्यों है नेहरू? क्योंकि नेहरू ने इस देश में लोकतंत्र लाया, सबको समान अधिकार दिए। वो गरीब हो, अमीर हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, महिला हो, पुरुष हो, सामंत हो, मजदूर हो, सबको समान अधिकार दिए, संविधान लागू किया। और यही सबसे बड़ी खुन्नस है बीजेपी को। इसलिए बीजेपी के लोग या आरएसएस के लोग कोई मौका नहीं चूकते हैं नेहरू को गाली देने का। हर बात के लिए नेहरू दोषी है। अब इनको कब्ज भी हो जाए तो ये कहेंगे कि नेहरू दोषी है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये झूठ, मतलब गृह मंत्री देश, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे तो चलिए बेवकूफ किस्म के लोग जो है बातें फैलाते हैं, लेकिन देश का जो गृह मंत्री है, देश का जो प्रधानमंत्री है, देश का जो रक्षा मंत्री है, जब वो संसद में झूठ बोले तो इसको क्या कहेंगे आप? ये राजनीति नहीं है और ना ही ये कूटनीति है। ये दोगले किस्म की जो है नीति है, जिनकी लड़ाई जो है बेसिकली ये लड़ते हैं अपने घर के उन भाइयों से लड़ते हैं जिन भाइयों से इनको सीखना चाहिए था कि कैसे शासन किया जाए। और समझिए इस बात को कि ये जो हल्ला मचा रहे हैं, ये जब भी इस तरह की कोई घटना करते हैं ना तो किसी बैंक को डुबाते हैं। एक बड़ा एनपीए कहीं माफ हो रहा होगा, देखिए खबर आएगी कि किसी व्यापारी का जो है इतना बड़ा पैसा जो है माफ कर दिया गया। ये कुछ अलग प्लान कर रहे होते हैं, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना होता है, कहीं लियो कहीं करा देंगे और उसके बाद जो है कहीं और कोई काम कर देंगे। ये इनका पुराना एजेंडा रहा है। अभी देखिए, कल मैं देख रहा था कि संसद में छोटे वाले मोदी, हमारे बिहार वाले, बोल रहे थे कि 2000 रुपए का नोट जो है वापस लेना चाहिए क्योंकि ब्लैक मनी इससे हो रहा है। तो बड़े वाले मोदी जी तो कह रहे थे कि ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, 2000 का नोट ले आए इसलिए। तो बड़े वाले मोदी जी जो है, ठीक है आपकी डिग्री जो है कटघरे में है, उस पर विवाद है, लेकिन कम से कम अकबर जो है पढ़ा लिखा बहुत आदमी नहीं था उसके, लेकिन उसके दरबार में नवरत्न थे। नवरत्न जो है, और अकबर को महान शासक कहा जाता है दुनिया में। आप मुसलमान है इसलिए खारिज कर दीजिए, लेकिन भारत का अगर जिक्र होता है इतिहास में तो अकबर का भी उसमें नाम आता है। अभी आज एक आरएसएस के व्यक्ति मिले मुझे, उन्होंने कहा कि जो है मोदी तो बहुत महान आदमी है, गड़बड़ है हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता, और जो है शिक्षा पद्धति को असल चेंज करना है। जो शिक्षा में मुसलमानों को किताबों में ला दिया गया है, नेहरू को ला दिया गया है, गांधी को जिस तरह से महिमा मंडित किया गया है, उसको खत्म करना है। ये साजिश समझिए इसको। इनकी लड़ाई बेसिकली गांधी नेहरू से, और ये पच नहीं रहा है इनको कि इनकी जमींदारी प्रथा खत्म की गई। इनके साथ शुरुआत में कौन लोग थे? वही सामंत जमींदार लोग थे, जिनको जाति के नाम पर या जो संपत्ति के नाम पर जो कहर मचाते थे, जिनको लगता था कि देश पे उनका अधिकार है। आज जो है ये क्यों सारे राष्ट्रीयकृत चीजों को, जो राष्ट्र की जो संपत्ति है, वो किसी 2-4 लोगों को क्यों दे रहे हैं? ये क्योंकि वो वैसी ही दुनिया वापस खड़ी करना चाहते हैं। तो चीन को लेकर के जो ये बोल रहे हैं, जो आगे भी बोलेंगे, ये जो अभी जो उन्होंने आरोप लगाया गृह मंत्री जी ने, अब मैं क्या गृह मंत्री इसलिए वैसा वर्ड यूज नहीं करूंगा, ये लोग तो कुछ भी बोल देते हैं पब्लिक के लिए, जनता को तो कहीं समझते नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या यूज किया? जो राजीव गांधी फाउंडेशन की बात कही, अरे 8 साल से सरकार है आपकी, यार शर्म आनी चाहिए आपको। ईडी सब जगह भेज रहे हो, सीबीआई सब जगह भेज रहे हो, तो जांच करते हैं ना। पहले भी उठा चुके हैं राजीव जी, राजीव गांधी फाउंडेशन पे पहले सवाल उठा चुके हैं। तो ये झूठ और झूठे आरोप के अलावा इनके पास कुछ नहीं है इनकी झोली में देने के लिए भारतीय जनता। लेकिन क्या है कि भारतीय जनता भी हमारी महान जनता है। उनको जो है रोटी रोजगार, गुजरात में देखा ना, रोटी रोजगार कहां मुद्दा बन पाया। मोदी जी महान व्यक्ति है,
और जो है हम इतने मंदिर बना देंगे, तो वहां पे पूरे सरहद पे मंदिर बना देना चाहिए था, यहाँ से वहां दुनिया में नाम हो जाता। पूरी जो सरहद है उस पर मंदिर बना देते तरह तरह, 33 करोड़ तो देवी देवता है, दीवार भी बन जाती जबरदस्त जी। और समझिए एक बात और, मैं क्या अपनी बात के खत्म करूं, हम विदेश नीति के जानकार नहीं है, चीन पे मेरा बहुत बड़ा अध्ययन नहीं है, जैसा हो सकता है प्रशांत भाई बहुत बढ़िया उस पर अध्ययन करते होंगे, क्योंकि किताबें बहुत दिखती रहती है मुझे पीछे, मेरे पीछे किताबें नहीं है उतनी, लेकिन जो मैंने पढ़ा है उसमें मैंने पढ़ा है कि जो अरुणाचल प्रदेश के काफी दूर तक जो जनता है वो चाइनीज लोगों के साथ या उसके बाजार में मार्केटिंग करने जाते हैं, खरीदारी करने जाते हैं, भारत के बाजार में खरीदारी नहीं करते। और काफी दूर तक हिस्सा, समझिए 2, 4, 5, 7 किलोमीटर अंदर तक वो चीनी बाजार लगता है वहां। इस पे कभी कोई बयान नहीं लेकर के आते। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहूंगा कि इस दौर में जो हम देख लिया हमने कि पिछले 8 साल से झूठ का बाजार चल रहा है, तो अभी भी अब तो बहुत देर हो चुकी है, हालांकि आपको जाग जाना चाहिए और श्वेत पत्र लाना चाहिए कांग्रेस को इस पे, चीन वाले पूरे इशू पे, और पूरे चीन ही नहीं पाकिस्तान, नेपाल, हर जगह के इशू पे लाना चाहिए, इनको श्वेत पत्र लाना चाहिए और सच जनता के सामने। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कर रहा है वैसे आपको पत्र छपवाना चाहिए और फ्री में बंटवाना चाहिए, क्योंकि चैनल तो आपके साथ है नहीं। अभी देखिए चैनल क्या बोल रहा है, अभी मैं देख रहा था 2 मिनट पहले, वो क्या रिपब्लिक भारत, उस पर आ रहा है कि राहुल गांधी ने कह दिया कि अग्निवीरों को निकाल देंगे। यह अग्निवीरों का अपमान है। ये अपमान और सम्मान जो है तुरंत लेकर के आ जाते हैं। नेहरू के बारे में बोलना अपमान नहीं है, सच बोलना अपमान है। आप जो है सेना की जो नौकरी होती थी, उनको पेंशन मिलती थी, वो खत्म करके आप 4 साल में उनको निपटा देने चाह रहे हो, ये अपमान नहीं है। और कह रहे हो, बीजेपी के नेता बोलते हैं कि जो है ये जो रिटायर होंगे उनको बीजेपी कार्यालयों में वॉचमैन की नौकरी दी जाएगी, ये सम्मान है। तो इनका झूठ, इनके झूठ का प्रचार, इनका झूठ जो है, जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का झूठ बोलता है जिस पार्टी का, उस पर क्या बहस कीजिएगा। मतलब बहस करते समय, बात करते समय ग्लानि होती है, खुद पे ही शर्म आने लगती है, किस पे बोलने जा रहे हैं यार। तो कांग्रेस पार्टी को श्वेत पत्र लाना चाहिए और सच को सच लगातार कहना चाहिए, एक दिन की बात नहीं है। अगर समझिए 2024 का चुनाव होने में अभी इतने दिन बाकी है, तो डेली एक श्वेत पत्र लाना चाहिए और जनता में पर्चे की तरह बंटवाना चाहिए, प्रचार की तरह, उस पर पैसा खर्च करें। जी राजीव जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, श्वेत पत्र की बात आप कह रहे हैं। और कांग्रेस खैर आज जिस प्रकार हमलावर थी और कांग्रेस जैसे सवालों का जवाब पूछ रही थी, एक एक बिल्कुल शोध पत्र जैसे हो कि उनके पास है, और रिसर्च करके गुजरात का चुनाव कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता कि चाइनीज कंपनी ने, कंपनियों का, एक कंपनी नहीं बल्कि कई कंपनियों का कहना था कि अगर गुजरात का चुनाव कांग्रेस बीजेपी हार जाती है तो हमारे लिए हिंदुस्तान में बिजनेस करना मुश्किल होगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आरएसएस और बीजेपी चीन के मसले पे, आरएसएस का नाम भी यहां इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कांग्रेस लगातार आरएसएस को चीन के मसले पे भी आज घेरती हुई नजर आई, और इतना एग्रेसिव कांग्रेस को हमने पहले नहीं देखा था, जितना एग्रेसिव और जिस प्रकार शोध के साथ। और ये लग रहा था कि हाँ, यहां एक पार्टी जो है उसका प्रवक्ता बोल रहा है और पार्टी अपनी बात रख रही है। इससे पहले शायद आप तमाम साथी कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं को सुनते होंगे और लगता ऐसा था, माफी चाहूंगा कांग्रेस से, कांग्रेस के लोगों से, ऐसा लगता था कि बीजेपी ने लिख के दे दिया है और हम बोल रहे हैं, ऐसा ही लगता था। और इसलिए मैं कह रहा हूं, शायद आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, यहां किसने लिख के दिया क्या नहीं, वो पुरानी बातें हो गई। नई बात यह है कि कांग्रेस एग्रेसिव है और इसकी जरूरत भी है, लेकिन उसके साथ साथ राहुल गांधी की मेहनत जो है वो भी सड़क पे दिखाई दे रही है। लोग इस पे भी कह रहे हैं कि ये मेहनत जो है, और इससे भी बौखलाई हुई है बीजेपी को। यहां समझ में नहीं आ रहा है कि इतने लोग अचानक कैसे। अब देखिए, प्रियंका गांधी दौड़ लगा रही हैं, सड़क पे प्रियंका दौड़ रही हैं, और इनके साथ इतने लोग। और ये विजुअल अगर चारों तरफ ऐसे भी कांग्रेस बांटने लगे, भेजने लगे और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए भी बांटने लगे, तब भी आप जान लीजिए कि कांग्रेस को तो फायदा होगा ही अमलेंदु जी। और यहीं से शुरुआत होती है चीन के मसले में कांग्रेस के ऊपर पलटवार करने का। आप क्या इसको किस रूप में देखते हैं? और चीन का मामला छोटा मोटा मामला नहीं है, और हम लोगों ने कई अपने
जवानों की शहादत देखी है और चीन के मामले में न सिर्फ जवान शहीद हुए बल्कि हमारा बहुत सारा हिस्सा आज चीन के कब्जे में है, और ऐसे में चीन को लेकर के एक शब्द नहीं बोलना, ललकारना तो दूर की बात है, नाम तक नहीं लेना, ये कौन सी रणनीति है, ये कौन सी राजनीति है, ये कौन सी कूटनीति है? एक तो पहले मुझे लगता है कि इसको धन्यवाद अदा कर दिया जाना चाहिए। जी अगर इस तरीके की आगे बात नहीं करेंगे तो आप भी देश को नहीं बताते कि अमलेंदु जी आपकी आवाज कट रही है। मैं चाहूंगा कि आप दोबारा जुड़िए फिर से, लेकिन इसी सवाल के साथ एक बार प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी आप सुन रहे थे सवाल, प्लीज अपनी बात कंटिन्यू कीजिए जब तक फिर अमलेंदु जी को जोड़ते हैं हम। अमलेंदु जी नहीं, अमलेंदु जी का वो कट रहा है वीडियो, लेकिन प्रशांत जी अनम्यूट कर लीजिए। प्रशांत जी प्लीज। चाइना को लेकर राजीव जी मैं दोबारा कहूंगा कि बहुत गंभीर मामला है, और इस देश की एक एक इंच जमीन इस देश के लोगों की, और वक्त आ गया है क्योंकि बहुत सीरियस है मामला, पानी सर के ऊपर जा रहा है। 1,00,100 बिलियन डॉलर का ट्रेड चाइना के साथ हो रहा है, और आप जो हमारे दर्शक हैं अपने अपने शहरों के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आप जाए, आपका पूरा पूरा मार्केट चीन से पटा हुआ मिलेगा। देश के प्रधानमंत्रियों की सूची आप निकालिए, देश के प्रधानमंत्री की सूचियों में आपको मिलेगा कि पंडित नेहरू से लेकर सारे प्रधानमंत्री या तो एक बार चाइना गए या एक बार भी नहीं गए। पंडित नेहरू स्वयं एक ही बार चाइना गए थे। लेकिन चाइना में ऐसा क्या आकर्षण है कि नरेंद्र मोदी 9 बार चाइना जा चुके, 9 बार। कोरोना के पहले तक की मैं फिगर बता रहा हूं, उसके बाद तो यात्राएं नहीं हुई, और 4 बार इस 9 बार में 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए जा चुके हैं। तो ऐसा क्या रिश्ता है चाइना कि आप चुप हो जाते हैं? चाइना का प्रधानमंत्री आता है तो आप उठ के खड़े हो जाते हैं, आते हैं उससे, बावजूद इसके कि हमारे सैनिकों को मार चुका, बावजूद इसके कि वो इतना जमीनों पे घुस चुका। मैंने अभी डेटा आपको बताया कितने 600 से ज्यादा बार वो उसने 2000 में LAC क्रॉस किया चाइनीज ट्रूप्स ने जी। और अब 8 तारीख को जितना दुर्दांत हमला किया है चाइना ने, और उनकी यूनिट को बदली गई, वो नई यूनिट ने वो हमला किया, जो भी कारण हो, तो प्रधानमंत्री के स्तर पर इस पे जवाब आना चाहिए। और देश की जनता को, कोई भी कहीं हो, आप किसी शहर में हो, आपके सामने बीजेपी का MLA हो, कोई बीजेपी का कार्यकर्ता हो, कोई अधिकारी हो, आप पूछे उससे कि भाई इस पे चुप क्यों हो मामले पे। बिल्कुल अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो देश के साथ, कोई देश की सुरक्षा के साथ कोई बड़ा समझौता पर्दे के पीछे हो जा रहा है, तो उसको रोकने की जिम्मेदारी देश की जनता की है ना। विपक्ष अपना काम कर रहा है, संसद में मामला उठा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और मैं तो विपक्ष से भी कि सरकार तो नहीं लाएगी, कम से कम चाइना के मामले पर जो पवन खेड़ा जी बता रहे हैं एप्स सबूतों के साथ, और कितनी विजिट हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन में, बिना एजेंडा वाली मीटिंग भी हुई है। आप देखिए 2 राष्ट्र के अध्यक्षों के बीच में बगैर एजेंडा नहीं होती हैं, आमतौर पे बगैर एजेंडा वाली मीटिंग भी हुई है। तो एक व्हाइट पेपर तो विपक्ष को भी लाना चाहिए कि कितनी बार LAC क्रॉस किया है, कितने हमारे सैनिक, अभी जो 8 साल हुआ है 30 से ऊपर सैनिक हमारे भारत के घायल हुए, जिसमें कि लगभग सैनिक या 6 सैनिक जो है गुवाहाटी के अस्पताल में भर्ती हैं, जिनको सीरियस इंजरीज हैं, फ्रैक्चर तक है, हड्डी टूटी है। जो
रिपोर्ट लगातार करते रहे, वो जिम्मेदार लोग बता रहे हैं ये बात। मैं कर्नल अजय शुक्ला की बात कर रहा हूँ। कर्नल अजय शुक्ला की सारी रिपोर्ट अब तक सही साबित हुई है चाइना के मामले पे, चाहे वो गालवन का मामला हो, चाहे वो डोकलाम का मामला हो। उनकी रिपोर्ट है, उनके सूत्र बता रहे हैं कि 6 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और 35 लोग घायल हुए भारतीय सेना के। तो ये देश की जनता की, विपक्ष की नेताओं की, सारी पार्टियों की जिम्मेदारी है कि उनको बीजेपी का व्यक्ति जहां भी मिले उससे पूछे, तब तो दबाव बनेगा। बिल्कुल, तब तो प्रधानमंत्री कुछ बोले, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते नहीं है, संवाद वो करते नहीं है देश की जनता से। वन वे ट्रैफिक चलता है उनका, संसद में वो होते नहीं है। प्रधानमंत्री का जो 2 दिन संसद में, एक दिन राज्यसभा का, एक दिन लोकसभा में है, उस दिन भी वो नहीं होते। उनके मंत्रालय का दूसरा कोई जूनियर मिनिस्टर जवाब देता है। प्रधानमंत्री संसद के सदस्यों के सवालों का जवाब भी नहीं देते। मैंने कितने साल संसद कवर की राजीव जी, प्रधानमंत्री का जिस दिन भी बुधवार और बृहस्पतिवार को लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः प्रधानमंत्री कार्यालय का दिन होता है सवाल पूछने का, उन दोनों दिन जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं संसद में मौजूद रहते हैं और सवालों का जवाब खुद देते हैं। ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि ये होता ही नहीं है। तमाम ऐसी जिम्मेदारी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ ग्रहण है, आप हिमाचल में रैली कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का एक संवैधानिक पद का सबसे बड़ा व्यक्तियों में से एक है। उसकी शपथ ग्रहण में आप हिमाचल में चुनावी रैली कर रहे हैं। तो संविधान के प्रति, सरकार के प्रति अगर संवेदनशीलता नहीं है तो इस देश की जनता को पूछना पड़ेगा ना। इनसे पूछे या इनके नुमाइंदों से पूछे। और चीन का मामला मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत गंभीर है, और ये आगे जो संकेत मिल रहे हैं विशेषज्ञों के या जो लोग इस पर नजर रख रहे हैं, ये बढ़ने जा रहा है, ये बढ़ने की संभावना है। तो अगर देश में जनमत नहीं तैयार होगा तो सरकार पे दबाव नहीं बनेगा इस पे कार्रवाई करने का या सच बताने का। ये आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं और डरावनी बात कह रहे हैं। अगर कहूं डरावनी शब्द को कोट करके मैं कह रहा हूं, ये बहुत डरावनी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि अगर चीन के मसले पे सरकार हमारी चुप रहे और कोई जानकारी वैसी न मिले, जैसी जानकारी, क्योंकि आप याद कीजिए कि गलवान वाले मामले में प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, न किसी को हम घुसने देंगे, लेकिन उसके बाद 20 जवान हमारे शहीद हो गए थे। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके बाद सरकार को ये बात माननी पड़ी थी और फिर सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की थी। और इस वक्त जो बात हमारे साथी कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए चीन के मसले पर लगातार, और अगर पाकिस्तान के मामले में कुछ भी होता है तो देश में राजनीतिक एक माहौल तैयार हो जाता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर के। लेकिन चीन के मामले पे क्यों नहीं होता है? चीन के मामले पे बात क्यों नहीं होनी चाहिए? और जब चीन के मामले पर सवाल पूछे जाते हैं तो यहां राजीव गांधी फाउंडेशन और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सामने क्यों आ जाते हैं? उनका नाम क्यों सामने आ जाता है? ये कई सवाल हैं। इन सवालों का जवाब आज की तारीख में कांग्रेस को, जैसे कांग्रेस पूछ रही है, पूछना चाहिए और भी अग्रेसिव मोड में पूछना चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में, हमारे साथ लगातार बैठते हैं प्रोफेसर रविकांत जी। आपका स्वागत करता हूं प्रोफेसर रविकांत जी इस कार्यक्रम में। और हम चर्चा कर रहे हैं बीजेपी पर कांग्रेस का जोरदार प्रहार, और उस प्रहार का नमूना अभी हमने थोड़ी देर पहले पेश किया था जब पवन खेड़ा ने अपने वक्तव्य में सीधा सीधा तथ्यों के आधार पर बीजेपी पर हमला किया, जबकि बीजेपी अपनी तरफ से, मतलब सरकार जिनकी है बीजेपी की, और सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब अपनी बात संसद में 12 बजे रखने वाले थे, उससे पहले देश के गृह मंत्री ने सीधा सीधा चीन के मामले पर आरोप लगाया और चीन से जोड़ने की कोशिश की। चीन समस्या, जो अभी तक चीन की समस्या है उसको न सुलझाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गांधी नेहरू परिवार को, ये कह सकते हैं, जिसमें शुरुआत होती है नेहरू जी से और अभी खत्म होता है वो राहुल गांधी पे।
आपके पास आऊं, लेकिन एक कमेंट जरूर लेना चाहता हूं। अमलेंदु उपाध्याय जी, आप अपनी बात रख रहे थे, अब बिल्कुल वीडियो आपका क्लियर दिखाई दे रहा है। अपनी बात प्लीज रखिए और फिर तुरंत आता हूं मैं प्रोफेसर रविकांत जी के पास में। देखिए राजीव जी, एक तो सबसे पहले अमित शाह जी को धन्यवाद अदा कर दिया जाना चाहिए कि अगर अमित शाह जी आज आकर के देश के सामने ये नहीं बताते कि राजीव गांधी फाउंडेशन का कोई मसला है और चीन का कोई मसला है और सुरक्षा परिषद का कोई मसला है, तो ये देश जान ही नहीं पाता कि सुरक्षा परिषद में चीन सन 1945 से है, जैसा कि आपने भी बताया। तो इस बात के लिए अमित शाह जी को बधाई कि वो बताते हैं कि पढ़ना लिखना जो है वो कितना जरूरी है देश के लोगों के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो भी बातें आकर के करती है तो वो सब पढ़ाई लिखाई के उलट चीजें होती हैं और फिर मजबूर कर देते हैं कि लोग पढ़े इतिहास को जाकर। तो जो लोग इतिहास नहीं पढ़ते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी के नेता को या उनके किसी प्रवक्ता को सुन लिया करें एक बार, तो अपने आप जो इतिहास पढ़ने लग जाएंगे। और सन 45 में जब अंग्रेजों की सरकार थी तो उस अंग्रेजों की सरकार के सहयोगी जो थे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा थे, जो उनको भी सही तरीके से समर्थन कर रहे थे। तो अब ये इतिहास की चीज है, चूंकि इतिहास खोजने की कोशिश की जाती है तो ये तथ्य है, इसको बताया जाना चाहिए। पंडित नेहरू का जो आप सवाल किया तो उस पंडित नेहरू से पहले बता दिया जाए राजीव जी कि चीन से युद्ध के बाद चीन जाने वाले बड़े नेताओं में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी सबसे पहले भारतीय राजनेता थे जो चीन गए 1979 में, उनकी यात्रा थी। और उसके बाद जो है प्रशांत जी बता चुके कि अब तक जो 9 यात्राएं जो हमारे मानव महादेवता जो है आदरणीय प्रातः स्मरणीय नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं चीन। अभी जो एक कार्यक्रम हुआ था राजीव की हर घर तिरंगा, तो हर घर तिरंगा जो तिरंगा पहले जो था वो बाकायदा जो झंडे का कोड है उसमें है कि खादी का झंडा होना चाहिए। वो खादी का झंडा हटा करके पॉलिस्टर का जो तिरंगा किया गया, ये पॉलिस्टर कहां से आता है? क्या देश को बताया जाएगा? क्या अमित शाह जी इस देश को ज्ञान दे सकते हैं ये पॉलिस्टर कहां से आता है? और ये तिरंगा जो झंडा आया है पॉलिस्टर वाला, ये कहां से आया? और इस देश के अंदर पॉलिस्टर के कपड़े का व्यापारी कौन है? मुझे लगता है कि जब पवन खेड़ा जी सारी बातें रख रहे थे और शेयर से लेकर के यूसी की बात कर रहे थे, तो पवन खेड़ा जी को ही ये बात बतानी चाहिए थी, हम लोगों को बताने की या पूछने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती कि हर घर तिरंगा के दौरान जो है जो पॉलिस्टर आया, वो पॉलिस्टर इस देश के अंदर कौन सा जो है, हम तो हमारे दो में से जो है वो उसका व्यापारी है, और वो किस देश से आया पॉलिस्टर दिया जाना चाहिए। पंडित नेहरू ने जो सदन में कहा था, लोकसभा में कहा था राजीव जी, और ये बात सही है, पंडित नेहरू ने साफ कहा था कि हमने मतलब भारत सरकार जो तत्कालीन थी यानी आजादी के बाद की भारत सरकार थी, उसका चीन के साथ कोई सीमा विवाद को लेकर के या सीमा को लेकर कोई समझौता हुआ ही नहीं था। जो मैकमहन रेखा कहलाती है, वो मैकमहन रेखा जो है वो अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने वो तैयार की थी कागज पर बना करके, उनकी बनाई हुई रेखा है, उसी को माना गया था। क्योंकि जब देश आजाद हुआ और वो तैयार हुआ तो भारत के हाथ में नहीं था उसको तैयार करना, और पंडित नेहरू ने यही कहा था सदन के अंदर, ये 100 साल से विवाद है, आज से विवाद नहीं है, तो अब तो होगा 150 साल विवाद को सीमा को लेकर के। फिर बात यह कि जब धारा 370 समाप्त करते हुए हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जब सदन के अंदर बोल रहे थे तो अक्साई चीन का बार बार नाम ले रहे थे, तो मैं तो आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ और प्रातः स्मरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हूं कि अक्साई चीन को कब्जा करने के लिए तत्काल चीन के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की जानी चाहिए। मैं तो तैयार हूं, और मैं सोचता हूं कि हर देशभक्त जो है वो हमारे प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री के साथ निश्चित तौर पर खड़ा होगा कि जब चीन पे जो है सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी अक्साई चीन को पाने के लिए, लेकिन वो कब की जाएगी ये देश को मालूम हो जाना चाहिए। बहरहाल ये चूंकि गंभीर मसले हैं तो देश को ऐसे मालूम नहीं हो सकता कब की जाएगी, लेकिन जब भी होगी तो हम ये वादा करते हैं कि जब भी होगा तो अगर देश के आम नागरिकों से कहा जाएगा कि वो भी चलेंगे तुम्हें, तो हम चलने के लिए तैयार है। तो अब ये सरकार को तय करना है, जैसे कि हमारे सेना के बड़े अधिकारी ने कहा था कि सरकार के आदेश का इंतजार है, पीने को जो है कब्जा कर लिया जाएगा, तो हम भी चाहते हैं कि सरकार जो है आदेश दे, तो हम भी तैयार हैं सरकार के साथ जो है वो चीन पे हमला करके चलने के लिए। तो बहुत सी इतिहास की चीजें राजीव जी फिर खुलेंगी कुल मिला करके, और जब खुलेंगी तो भारतीय जनता पार्टी की बेनकाब हो जाएगी। देखिए ये 70 सालों में दूसरी सरकार है, पहली सरकार स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और दूसरी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो विदेश की नीति पे और राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर देश के अंदर राजनीति करती है।
वरना अब तक किसी भी सरकार में, वो चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे गैर कांग्रेस की सरकार रही हो, किसी ने भी विदेश नीति के ऊपर, राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर देश के अंदर कोई राजनीति नहीं की और एक आम सहमति जो है बना करके तमाम सरकारें चली। और मुझे लगता है कि चाहे वो चीन से सीमा विवाद हो, चाहे पाकिस्तान से सीमा विवाद हो, ये मसले जो है राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हो, विदेश नीति का हिस्सा है, तो इस पर किसी भी तरीके की अंदरूनी राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये सरकार, में पता नहीं सरकार को सरकार के तरीके से चलाते हैं कि प्राइवेट कंपनी के तरीके से चलाते हैं, क्योंकि सब कॉर्पोरेट कंपनियों के सब एक तरीके से सीईओ ही है, तो ये सरकार चलाना जानते नहीं है, राजनीति से इनका कोई लेना देना है नहीं, ना देश की एकता अखंडता से कोई इनको वास्ता है, तो ये सब उसी तरीके के काम सब किया करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे जो है गंभीरता से सरकार से जुड़े लोग जो है, और खासतौर से सरकार के जो मंत्रीगण हैं, उनको इस पर विचार करना चाहिए कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसले हैं और जो विदेश नीति है, उस पर देश के अंदर आप कम से कम राजनीति मत कीजिए। देश के अंदर राजनीति करने के लिए तमाम मुद्दे हैं, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सीए, एनआरसी है, इन सब पर कर लीजिए, जिससे आप करते ही रहते हैं। तो चीन और पाकिस्तान के मसलों पर, सीमा विवाद पर जो है, उसको मुझे लगता है देश के अंदर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। ईश्वर जो है इस सरकार को सद्बुद्धि प्रदान कर रहा है। ईश्वर इस सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करे। चलिए, आप शुभकामनाएं दे रहे हैं, शुभकामनाएं प्राप्त हो सरकार को। लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी, यहाँ सवाल बहुत गंभीर है। पहली बात ये कि चीन अलग अलग जगहों से हमको घेरे हुए है और हमारी बहुत सी ज़मीन जो है वो चीन के पास है, और बीच बीच में झड़प की बातें भी आती हैं। जैसी बात अभी 8 और 9 तारीख की दरमियानी रात को हुई है, और उसमें से बताया जा रहा है कि 6 जवान काफ़ी गंभीर रूप से घायल हैं और वो असम में हैं, भर्ती हैं अस्पताल में। लेकिन दूसरी तरफ बात यहाँ ये है कि जब सरकार घिरती है ऐसे मसलों पे, कई मसलों पे घिरी हुई है। एक खबर और भी आई है, शायद आप लोगों को पता होगा कि 10 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो सरकारी खजाने से जो लोन दिया जाता है, लोन दिया गया और लोन वापस नहीं हुए। तो पिछले 4 साल में, ये 4 साल का आंकड़ा है, और जो संसद भवन में, संसद में जिसकी बात कही गई है, उसको वो जो है माफ़ कर दिया गया है। उसको मान लिया गया कि ये पैसे वापस नहीं आएंगे। ये पैसे पुरानी सरकार ने कर्ज में नहीं दिए थे, ये पिछले 4 साल के कर्जे हैं जो वापस नहीं आए हैं। तो खैर, बहुत कुछ, चूंकि बहुत अच्छी बात है कि संसद चल रही है, और बहुत संसद से जब चलती है संसद तो यहाँ तमाम साथी हमारे हैं जो संसद को कवर करते रहे हैं, वो भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कितनी खबरें मिलती हैं और कितनी खबरें जो दबी हुई रहती हैं यहाँ उजागर हो जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें उजागर होंगी। लेकिन जब भी ऐसे मसले आते हैं जहाँ सरकार घिर रही है, वहाँ सीधे कांग्रेस का नाम ले लो, कांग्रेस के ऊपर हमला कर दो। क्या रविकांत जी, कांग्रेस के ऊपर हमला कर देने से इतना गंभीर मामला जो है, इस मामले से निपटा जा सकता है? बिना नाम लिए हुए आप अगर बात भी नहीं करते हैं, नाम भी नहीं लेते हैं, ललकारते भी नहीं है, मतलब ललकारना तो दूर, आप नाम तक नहीं लेते हैं, तो इस मसले को कैसे आप और अगर कोई एक ड्रोन आ जाता है उधर पाकिस्तान बॉर्डर से तो आप हंगामा मचा देते हैं। वो भी नहीं आना चाहिए, लेकिन पता नहीं पाकिस्तान से आता है या अपने बॉर्डर से आता है, मुझे नहीं पता, मैं बॉर्डर पे नहीं रहता हूं, लेकिन जो खबरें आती हैं उस आधार पे कह रहा हूं। और वहां तो हंगामा हो रहा है। 8 और 9 तारीख की रात को यह घटना घटती है और यह खबर 12 तारीख को फैलती है। आखिर 4 दिन तक यह खबर क्यों नहीं आई बाहर? यह भी तो एक सवाल है, गंभीर सवाल है। क्या 12 तारीख को जो गुजरात में ओथ सेरेमनी हो रही थी, उस ओथ सेरेमनी को शानदार ढंग से सेलिब्रेट करने तक के लिए रोका गया था इस खबर को? यह भी तो एक सवाल उठता है। ये सारे सवाल मेरे नहीं, बल्कि ये सारे सवाल इस देश की जनता के जेहन में तैर रहे हैं, और लोगों से जब बात कीजिए तो लोग ऐसे सवाल पूछते हैं पलटकर, इसलिए यह सवाल रख रहा हूं। आपको क्या लगता है प्रोफेसर रविकांत जी इस मसले पे? देखिए राजीव जी, जो सवाल आप उठा रहे हैं और देश के तमाम लोग जिन सवालों को सामने ला रहे हैं, ये वो दौर है कि जब सवालों को खत्म किया जा रहा है। लोगों की आंखों में सिर्फ छवियां झोंकी जा रही हैं, और वो छवियां क्या हैं? एक तो अभी कि नेहरू जी उसके लिए जिम्मेदार हैं, एक छवि ये भी है,
और उसमें हिंदू मुसलमान है, बहुत सारे और प्रोजेक्ट हैं जो लगातार उन आंखों में झोंके जा रहे हैं। लोग भूल जाएं, इन सवालों से रूबरू ही ना हो। लेकिन ये समय बड़ा बेहतर है इस समय कि जब संसद भी चल रही है और सड़कें भी सूनी नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए सड़कें भी गुलजार हैं आज, दक्षिण भारत से लेकर के और उत्तर भारत में अब ये यात्रा पहुंच चुकी है। तो ये सवाल जो आज संसद में पूछे जा रहे हैं वो सवाल सड़कों के जरिए भी आ रहे हैं। और यही वजह है कि अमित शाह को मोर्चा संभालना पड़ता है। अदरवाइज ऐसे तमाम सवाल हुए कोरोना काल के समय, जब गलवान घाटी में जो चल रहा था, प्रधानमंत्री जी खामोश थे और हम लोग तो बड़ा आश्चर्यचकित थे कि यही नरेंद्र मोदी जब यूपीए की गवर्नमेंट थी और चीन के साथ कोई झड़प होती थी तो कहते थे कि चीन के सामने लाल लाल आंखें दिखाना चाहिए, मनमोहन सिंह पर प्रहार करते थे। अब वो आंखें कहां गई जिनको आपको लाल करना है? अब आपकी जबान पर चीन का नाम भी नहीं आता। क्या ये डर है? दूसरी तरफ जो आपने सवाल रखा एक लंबे विस्तार के साथ कि अमित शाह जो कह रहे हैं कि साहब ये नेहरू के समय पर कांग्रेस पर पलट पाया, उस कांग्रेस पर जिसको कभी गंभीरता से इन्होंने लिया ही नहीं, जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे थे, वो हर समस्या के लिए जिम्मेदार नेहरू को ठहराते। और मुझे लगता है कि वो एक लिहाज से ठीक भी कहते हैं। भारत की आजादी में, भारत के निर्माण में नेहरू का अप्रतिम योगदान है और नेहरू के साथ बहुत सारे लोगों का। लेकिन जिनका नहीं है, जो उस समय अंग्रेजों की एक तरह से दलाली कर रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन में क्या हो रहा था, वो लोग आज सत्ता में हैं। इसलिए उनको बनता है कि साहब केवल नेहरू पर आप सवाल खड़ा करते। और नेहरू तो वो है, जितना हम लोगों ने पढ़ा है, हालांकि विदेश नीति के बारे में मैं नहीं जानता उतना, लेकिन जो मैंने पढ़ा है वो मुझे याद आ रहा है कि नेहरू आजादी के पहले चीन के साथ जो तालमेल करते हैं कि आजादी में आप हमारा सहयोग कीजिए, माने जो परतंत्र देश जो आजादी के लिए संघर्षरत है तो उनका आप सहयोग करें और उनको मोटिवेट भी करें। ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी थी उसमें यह भी था कि जब देश आजाद हो जाएंगे तो जो विवादास्पद हिस्से हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आजादी के बाद नेहरू ने कहा कि कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि जो हिस्सा भारत का है, जो अंग्रेजों के समय था, वही भारत का रहेगा, अछूड़ रहेगा। जबकि चीन बराबर ये कहता है कि साहब बहुत सारा हिस्सा वो अंग्रेजों के समय चीन का गया, ये उसका दावा है, इसमें अरुणाचल प्रदेश भी है। लेकिन आजाद भारत के किसी भी सरकार ने ये नहीं कहा कि इसमें कोई विवाद है, वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन जब आज अमित शाह ये कह रहे हैं कि समस्या उस समय पैदा हुई, तो इसका मतलब ये है कि क्या आप कंप्रोमाइज करने के मूड में हैं? क्या आप चीन के उस दावे का समर्थन कर रहे हैं? एक ये सीधा इससे संकेत जाता है। इसका मतलब है कि विदेश नीति के मामले में ये सरकार या तो बहुत अज्ञानी है और या फिर वो सरेंडर कर रही है। और हमला किस पर किया जा रहा है? अभी अमलेंदु जी ने जो बात कही और हम सब उससे मुतमईन हैं कि विदेश नीति के मसले पर और राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति होती थी, कभी कोई इफबट नहीं हुआ। लेकिन ये जो सरकार है ये अजीब तरह का व्यवहार कर, कांग्रेस पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो या दूसरे हो राजनीतिक दल हो, आज अगर मोदी जी कोई कार्रवाई करना चाहेंगे तो वो डट करके खड़े होंगे, या हम सब हैं वो बराबर उस बात का समर्थन करेंगे, प्रधानमंत्री के साथ होंगे। लेकिन आप चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय जब आप ये कहते हैं कि समस्या नेहरू के समय पैदा हुई, इसका मतलब है कि आप चीन के दावे का समर्थन कर रहे हैं और आप में वो कुवत नहीं है
कि आप पलटवार कर सके। जिस तरह से मोदी जी गए चीन और जो उन्होंने पैचअप करने की कोशिश की, ठीक है, एक विदेश नीति में ये होता है, करना भी चाहिए, लेकिन हमें अलर्ट भी रहना चाहिए। बराबर ये माना जाता है कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और उसकी निगाहें भारत की जमीन पर हैं। यहां कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपका निशाना चीन पर नहीं होता है। आप विदेश नीति में फेल होते हैं, आप राष्ट्रीय सुरक्षा में फेल होते हैं, आप आर्थिक नीति में फेल होते हैं, तो आप ठीकरा फोड़ते हैं कांग्रेस के सिर पर। भाई कांग्रेस क्या है आज? कांग्रेस तो सिर्फ विपक्ष में है, उसकी जिम्मेदारी बनती है सवाल खड़ा करने के, सवाल पूछने के, लेकिन उल्टा आप सवाल पूछ रहे हैं, माने जिसको जवाब देना चाहिए वो सवाल कर रहा है। तो ये उल्टी रीति चल रही कि जब आपके पास कोई जवाब नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है और इसको छिपाया गया, ये कितना बड़ा अपराध है, ये पाप की श्रेणी में आता है। आप सुरक्षा नीति, सुरक्षा मामले में आप छिपा करके रख रहे हैं। गलवान घाटी में भी आपने यही कहा था कि कोई घुसा नहीं है, और बाद में क्या हुआ? तो ये बड़ा चिंताजनक है। ऐसे में संसद में सवाल होंगे और सरकार को मुझे लगता है कि इस पर बहुत उदार होकर के इसका जवाब देना चाहिए। ये पक्ष विपक्ष की लड़ाई हमारे भीतर की है, ये होती रहेगी जी। लेकिन ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है और इस पर एकजुट होकर के जो भी सरकार इस पर निर्णय लेती है, लेकिन अगर आप सवालों से भागेंगे, आप अगर पलटवार विपक्ष पर करेंगे तो आप कैसे नतीजे पर पहुंचेंगे? और जो सैनिकों के देशभक्ति की बात करते थे, आज उनका खून नहीं खोलता कि जो 6-6 सैनिक हमारे हताहत होकर के और हॉस्पिटल में पड़े हुए, उनके खून का, उनके घायल होने का, उनका बदला कौन लेगा? वो कहां गई देशभक्ति जो उबाले मारती थी? ये जो छद्म है इनके भीतर का, जो झूठ है और जो लज्जाहीनता है, वो उससे दरअसल अब देश रूबरू हो रहा है। और वही बेचैनी है कि आप बार बार कांग्रेस पार्टी पर पलटवार कर। तो इस लिहाज से ये बहुत चिंताजनक पहलू है जिस पर हम सब लोग चिंतित हैं, और कांग्रेस सहित सारे विपक्ष के दल, मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कोई एक्शन ले, लेकिन बजाय उसके जवाब इस तरह के सवाल करते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगते हैं। और लगता है कि जैसे अब आपके भीतर वो लाल आंखें दिखाने की कुवत नहीं है। व्यापार संतुलन में कहां पहुंच गए? आप बहिष्कार की बात कर रहे होते हैं, दिवाली आ जाती है, लड़ियों के बहिष्कार की बात करने लगते हैं। व्यापार संतुलन में तो हालत खराब है भारत का। चीन व्यापार में बहुत लाभ की स्थिति में है। तो ये जो छद्म है अब इनका बेपर्दा हो रहा है धीरे धीरे, और इसलिए मुझे लगता है कि उस बेशर्मी पर उतर करके आप बात कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस को घिरना है, कभी आपको पत्रकारों पर टिप्पणियां करना है, कभी कुछ करना है, तो इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ यही है कि जिसकी तरफ आप इशारा कर भी रहे थे, आप खुल के बोल भी रहे थे कि चूंकि चीन का मसला है, भारत और चीन का मसला है, और बॉर्डर पर हमारे जो सैनिक हैं वो अगर किसी ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं तो हमें बॉर्डर की तरफ झांकना चाहिए, देखना चाहिए, न कि कांग्रेस की तरफ। हो ये रहा है कि हम बॉर्डर की तरफ नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। सवाल विपक्षी दल करेंगे, पूछना चाहेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, आप कर क्या रहे हो चीन के मसले पे, आप कर क्या रहे हो अरुणाचल प्रदेश में, आप क्या कर रहे हो इधर गलवान घाटी हो या और भी जगहों पे। तो वहां के सवालों का जवाब न दे करके आप कांग्रेस की तरफ क्यों झांकते हो, क्यों देखते हो, क्यों आपको नेहरू याद आते हैं, ये समझने की कोशिश हम यहां कर रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए। और आज वही हुआ। बिल्कुल रक्षा मंत्री को पहले आकर के बात रखनी चाहिए थी, लेकिन उससे पहले गृह मंत्री आते हैं और सीधा राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना की तरफ से कितना, चीन की तरफ से कितना पैसा आया है ये कह रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि गृह मंत्री को भी पता था कि बीजेपी को अभी घेरने वाली है कांग्रेस, और बीजेपी चूंकि ऑलरेडी बहुत मदद लेती है चुनावों में चीन की तरफ से, चाहे उनके ऐप्स की तरफ से, तो इसलिए अपनी बात पहले रख लो। जैसे आपको याद होगा कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है
कि दो लोग लड़ते हैं और उसमें होड़ लगती है कि कौन पहले जाकर के कंप्लेंट दायर करता है, एफआईआर करवाता है। जो पहले पहुंचता है उसका हाथ ऊपर रहता है। तो वही चीज यहां दिखाई दी आज संसद भवन में। लेकिन उससे इतर हम जरा चाइना से, और चाइना में कांग्रेस क्यों बार बार इस मसले पे भी आज कांग्रेस को क्यों याद कर रही थी बीजेपी, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी, एक बार आपके पास फिर से आना चाहता हूं। समय खत्म हो चुका है, लेकिन चाहूंगा कि शॉर्ट में आप लोग भी अपनी बात रखिए ताकि जल्दी से इस प्रोग्राम को खत्म कर पाएं। प्रेम कुमार जी, क्या चीन से इतर कांग्रेस की तरफ बीजेपी जो देख रही है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के कारण भी है? राहुल गांधी का सड़कों पे और इस वक्त ठंड में बिना स्वेटर के टी शर्ट में घूमना, क्या ये भी, जो राहुल गांधी खुद भी गर्मी ले रहे हैं और जो गर्मी बिखेर रहे हैं, उससे परेशान है बीजेपी? राजीव जी, ये पृष्ठभूमि तो है, ये बेचैनी भी है और बीजेपी की प्रतिक्रियाओं में इसका असर भी है। लेकिन जो अरुणाचल में घटना घटी है, तवांग में जो घटना घटी है, वो घटना तो चीन की ओर से थोपी हुई घटना है। उसकी प्रतिक्रिया जो होनी चाहिए, उसमें जो बीजेपी असफल रही है, बीजेपी की सरकार, तो उस असफलता को किस तरीके से कांग्रेस के सर मढ़ा जाए, उस असफलता पर चर्चा न हो, इसके लिए ये बेचैनी है। देखिए, जब राजीव गांधी फाउंडेशन पर आरोप लगाती है बीजेपी, तो आज कांग्रेस ने पूछा है कि भाई अजीत डोभाल की जो उनका जो उसकी संरक्षण में रहने वाला जो संस्थान है विवेकानंद फाउंडेशन और एक और, तो उसको जो चीनी चंदे मिले हैं उसके बारे में भी जवाब दीजिए। वो पूछ रहे हैं कि भाई जयशंकर जी जो भारत के विदेश मंत्री हैं, उनके बेटे के जो संस्था है उनको जो चंदा मिला है उस पर भी जवाब दीजिए। बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, लेकिन मूल बात आप सही कह रहे हैं कि जो इस यात्रा के कारण राजनीतिक क्षेत्र में जो बेचैनी पैदा हो रही है, उसका असर दिख रहा है कि सारी चीजों को कांग्रेस पर तोहमत लगा करके थोप दो। आप एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, ये जो चाइना का आक्रमण हुआ है, किस दिन हुआ है? 8 दिसंबर, याद है ना? 8 दिसंबर, जिस दिन गुजरात का रिजल्ट आया, जिस दिन रात तक जश्न मनता रहा, इधर ये जश्न मना रहे थे और उधर वो चीन हमला कर रहा था। सोई हुई थी सरकार। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे सैनिकों ने तो जिस तरह से जवाब देना था वैसे दिया, तब भी गलवान में भी दिया था, जाने गंवा कर दी थी। इस बार भी जान की बाजी लगाकर ये जवाब दिया गया है। तब हमने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा करके कहा था कि हमने जवाब दे दिया चाइना को। इस बार क्या करेंगे, ये भी देखने वाली बात है। और वो जो बीजेपी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का, आरएसएस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का जो लंबा संबंध रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को बनाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के स्कूल में जो ये सीखने जाया करते थे, उसका भी दृष्टांत कांग्रेस ने रखा है। हालांकि हम लोग बहुत पहले से इसके बारे में लिखते बोलते रहे हैं कि कब कब चीन गई है बीजेपी और संघ के नेता, उसका पूरा ब्यौरा हमने तो पूरा आर्टिकल लिखा है, आज 2020 में लिखा था जब ये सारी घटनाएं घट रही। लेकिन ये चीजें अब सामने में आ रही हैं कि दोनों पार्टियां मिलके ग्लोबल अलायंस बना रही थी। भाई लिखित में ये बात है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के ग्लोबल अलायंस का सपना देख रही थी। ये पॉलिटिकल, तो ये एमओयू जो साइन किया गया, इस पर बीजेपी वाले क्यों नहीं जवाब देते या उनसे क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? लेकिन ये वक्त इन बातों का नहीं था। ये वक्त चाइना को जवाब देने का था कि संसद एकजुट होकर के चाइना को जवाब देती। आज स्पीकर महोदय बोलते पाए जा रहे थे, क्षण भर लेट हो सकता है राजीव जी, लेकिन मैं जल्दी से अपनी बात खत्म करूंगा। बिल्कुल स्पीकर बोल रहे थे कि ये सदन सेना की वीरता के बारे में कुछ प्रस्ताव पास करे। अरे सेना की वीरता के बारे में प्रस्ताव करने से ज्यादा जरूरी आज चीन की निंदा करने का प्रस्ताव था। क्या चीन के खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत हमारी संसद को नहीं है? क्या इस बारे में सवाल नहीं उठने चाहिए? चीन बेवजह हमारी सीमा में घुस करके जब भी हम आक्रमण कर रहा है,
हमारे सैनिकों को मार रहा है, हमारे सैनिकों को घायल कर रहा है। हमारी सेना तो नहीं जा रही है उधर हमला करने के लिए, वो हमारी सीमा में आया और घायल करके गया। हम इस पर हमारा स्टैंड क्या है, हम इस पर क्या बोलने वाले हैं कि चीन हमारी सेना से सीमा क्षेत्र में आके हमारे सैनिकों पर अटैक कर रहा है। 300 से ज्यादा की संख्या में, ये शुरुआती जो आंकड़ा है उसके हिसाब से आक्रमणकारियों की संख्या थी। तो इस पर पूरे सदन को चीन की कार्रवाई की निंदा करने का प्रस्ताव रखना चाहिए। तो स्पीकर कह रहे हैं कि सेना की बहादुरी के बारे में प्रस्ताव पास किया जाए। सेना की बहादुरी में किसी को शक नहीं है, लेकिन सरकार की मंशा पर शक है। सरकार की मंशा पर शक है कि वो चीन के खिलाफ बयान नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने आज तक एक शब्द अपनी जुबान से नहीं खोला है। तो ये वक्त है कि साबित करने का कि कम से कम चीन के खिलाफ बोलो तो, अरे बोलने की हिम्मत तो दिखाओ। कायर हो क्या? हम क्या कायर सरकार के रिजिम में जी रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द चीन के खिलाफ नहीं निकल सकता? आज सदन को यह पारित करने का समय था, तो भरमाया जा रहा है, कांग्रेस पर हमला किया जा रहा है, जबकि चीन पर हमला करने की जरूरत थी। यह वक्त है, इस बात को जिस दिन समझा जाएगा, जितनी जल्दी समझा जाएगा, यह राजनीति भी समझ में आ जाएगी। कांग्रेस पर हमला करने से चीन को जवाब नहीं दिया जा सकता। चीन को जवाब देना होगा तो कांग्रेस का साथ लेना होगा। इस बात को गांठ बांध लेनी चाहिए। जी राजीव, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं कि जब देश के ऊपर आक्रमण विदेश से हो तो फिर सबको, क्या पक्ष क्या विपक्ष, सबको एक साथ आना पड़ता है। लेकिन यहां आपस में ही लड़ाई अगर हो तो फिर दूसरे जो हैं वो तो फिर वही हो जाएगा कि एक रोटी और दो लड़ रहे थे और तीसरा ले गया। कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। आना चाहता हूं धनंजय जी आपके पास, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहां कह रहे हैं कि जब चीन की बात करनी चाहिए उस समय आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। आखिर कारण क्या है? क्या राहुल गांधी तो है ही, लेकिन बेसिकली मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूं वापस। ये अपने प्रशांत भाई ने एक जिक्र किया कर्नल अजय शुक्ल जी का, वो काफी कुछ लिखते रहे हैं और उनके आर्टिकल्स हम भी पढ़ते हैं, बहुत कुछ जानने समझने का अवसर मिलता है उनके आर्टिकल से। और ठीक विपरीत सरकार बिहेव करती जैसा वो लिखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए क्या है, चीन जो है कम्युनिस्ट पार्टी तो है नहीं, वहां कोई कम्युनिस्ट पार्टी अब नहीं रहती है। वहां अधिनायकवादी पार्टी है, एक क्रूएल पार्टी है जिसका काम है धंधा। कम्युनिस्ट पार्टी का काम धंधा नहीं हुआ करता था। एक कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी पार्टी है अभी चीन में जो धंधा करती है पिछले काफी समय से। कम्युनिस्ट मतलब विद्रोही होता है। लेकिन आप देख लीजिए कि माओ के बाद कौन विद्रोह वहां हुआ, कौन विद्रोही पैदा हुआ, कोई है क्या? और माओ भी जो है वो बंदूक से गोली निकालते थे, उतना ही उनका विद्रोह था। लेकिन मोदी जी भी व्यवसायी आदमी, व्यापारी आदमी। देखिए अब देखिए दोनों का मेल कितना बढ़िया हुआ है। गुजरात में देखिएगा फिर कोई आ जाएगी, इंडस्ट्री आ जाएगी, चीन इन्वेस्टमेंट करेगा 50,000 करोड़ या 2-4 लाख करोड़ रुपया लेकर के आ जाएगा चीन कि आइए हम यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मोदी जी जानते हैं कि देखिए लड़ने झगड़ने से कुछ होगा नहीं। क्या लड़ने झगड़ने से किसी का आज तक भला हुआ क्या? बिजनेस लगेगा तो रोजगार मिलेगा। तो मोदी जी सीमा उमा कुछ नहीं जानते हैं। वो कह रहे हैं कि आओ यहाँ व्यापार लगा लो। और चीन जब पूरा देश में व्यापार लगा लेगा पूरे हिंदुस्तान में, तो कहां बम मारेगा? कोई जगह ही नहीं। हर जगह तो उसके व्यापार लगा हुआ, उसका पैसा लगा हुआ है, उसके खरीदार बैठे हुए हैं, तो बम फेंकेगा कहां? तो मोदी जी बहुत दूर की कौड़ी चल रहे हैं, वो आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोग कांग्रेस भी नहीं समझ पा रही है। कांग्रेस को समझना चाहिए कि जितना ज्यादा व्यापार यहाँ फैलेगा, जितने ज्यादा हित, व्यापारिक हित हिंदुस्तान से जुड़ेंगे चीन के, चीन जो है उतना ही जो है शांत रहेगा। तो मोदी जी आपदा में अवसर निकालते हैं। आप नहीं समझते हैं मोदी जी को, कोई नहीं समझ पा रहा है मोदी जी को, केवल गुजराती समझते हैं मोदी जी को। इसलिए देखिए हम सब कहते रह गए कि बीजेपी वहां हार गई, वहां जीत गए मोदी जी, और सबसे ज्यादा वोटों से जीते, सबसे ज्यादा सीट आई। और ताज्जुब को देखिए, मैं डेटा देख रहा था, छात्रों ने, बेरोजगारों ने, किसानों ने, दलितों ने, ओबीसी ने, सबने खूब वोट दिया। 50% से ज्यादा सबने वोट दिया। तो आप महंगाई की बात करते रहे, हम सब लोगों को लगा कि भाई हमारे बिहार के लोग, महाराष्ट्र के लोग महंगाई से परेशान है, गुजरात के लोग भी महंगाई से परेशान होंगे, बेरोजगारी से परेशान है, गुजरात के लोग भी बेरोजगारी से परेशान होंगे। ये कोरोना काल में ढेर सारे हमारे लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए, गुजरात में ही मरे होंगे। किसानों की समस्या है देश में, आय दुगनी नहीं हुई, मर रहे हैं किसान, गुजरात में ही मरे होंगे। लेकिन जिस तरह से मोदी जी को वोट मिला, उससे लगता है कि नहीं, गुजरात ही अलग है। वो बिहारियों से उनको तुलना नहीं कर सकते, या उत्तर प्रदेश से उनकी तुलना नहीं कर सकते, उत्तर भारत से उनकी तुलना नहीं कर सकते। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है व्यापार।
और मोदी जी व्यापार को खुद अच्छे तरीके से समझते हैं, इसलिए महाराष्ट्र से भी बगल वाले प्रदेश में जो व्यापार होना था वो भी उठा के लेके गुजरात चले जाते हैं, क्योंकि ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, गुजरात के प्रधानमंत्री। और गुजरात की नसों में जो है वो मूलतः व्यापार है, सारे हर तरीके के व्यापार। इसलिए आज देखिए अडानी अंबानी जैसे जो व्यापारी हैं दुनिया में, जिनका नाम है, सबसे बड़े व्यापारी हैं। बिहार में पैदा हुए वो अग्रवाल साहब, वेदांता के मालिक, देखिए गुजरात में व्यापार लगा रहे हैं। बिहार में गए व्यापार लगाने के लिए, पटना में जन्म लिए थे, पटना में पढ़े लिखे थे, वहां भी कुछ करना चाहिए था, लेकिन नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जानते हैं कि देश में श्रेष्ठ प्रदेश जो है मोदी जी के रिजीम में वो गुजरात है, जहां व्यापार लगेगा। तो देखिएगा चीन से व्यापार आएगा, और मोदी जी को गाली मत दीजिए, व्यापार है तो सब कुछ है, सबसे महत्वपूर्ण है व्यापार। आप जो है स्वाभिमान की बात मत कीजिए, वो जमाना चला गया जब गांधी स्वाभिमान की बात करते थे। गांधी भी गुजरात से आते थे, लेकिन गांधी के लिए व्यापार नहीं था, जीवन था, और उनके लिए स्वाभिमान सबसे महत्वपूर्ण था, ईमानदारी महत्वपूर्ण थी। जो वो सब छोड़ चुके हैं मोदी जी। गुजरात बदल चुका है मुझे लगता है, और ये जो चुनाव का रिजल्ट आया है उससे तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये बदला हुआ गुजरात है। वो गुजरात तो नहीं रहा जो गांधी का गुजरात था, ये मोदी और अमित शाह का गुजरात है जो झूठ पे चलता है। तो देखिएगा कोई वहां से बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा चीन से, और बिल्कुल शोर मत मचाइए। कुछ जमीनें अगर ले भी लेगा तो मोदी जी का क्या जाएगा भाई, गुजरातियों का क्या जाने वाला है? वो जानेंगे अरुणाचल प्रदेश के लोग, लद्दाख के लोग जानेंगे। तो ये है, लेकिन ये अब झेलना है। अब गलती की है तो उसकी सजा कौन भुगतेगा? झेलें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं। इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए गुजरात को जिताना जरूरी था, और यही बात आज कांग्रेस कह रही थी कि गुजरात को जिताना, बीजेपी को जिताना, गुजरात का चुनाव जरूरी है ताकि चीन का व्यापार बना रहे। ये बात जब बीजेपी के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे तो कांग्रेस के प्रवक्ता वहां अपने श्वेत पत्र के साथ कह रहे थे, बिल्कुल श्वेत ना कहें तो शोध पत्र के साथ जरूर कह रहे थे। जी धनंजय जी, बयान क्या था मैंने सुना नहीं, उनका बयान क्या आ रहा था मैंने सुना नहीं, लेकिन मुझे ऐसा ही लगा। एक पहलू जी, था बिल्कुल सही, बिल्कुल आपकी बात को ही मैं आपकी बात को एंडोर्स कर रहा हूं और वही बात आगे बढ़ा रहा हूं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और हाँ बिल्कुल आपने नहीं सुना, लेकिन मैं उसी चीज को आगे बढ़ा रहा हूं। बहुत सही आप कह रहे थे कि देखिए क्या समय है कि इस वक्त हमको एन प्रकार चुनाव जीतना है, और चुनाव जीतने के लिए भले हमारी जो सीमाएं हैं, हमारा बॉर्डर जो है वो दांव पे लग जाए, लेकिन चुनाव जीतना है। और बहुत सही कह रहे थे कि अभी प्रेम कुमार जी कि ये जो है 8 और 9 की दरमियानी रात है, 8 तारीख को रिजल्ट, जिस दिन जश्न मना रहे थे यहां बीजेपी के लोग गुजरात की जीत पर, 156 सीटों की जीत पर, और शाम के वक्त आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय कार्यालय में दिल्ली में भाषण दे रहे थे और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, और शायद उसी वक्त उधर चाइनीज जो हैं वो तैयारी कर रहे थे हमला करने की, और उसका प्रतिरोध करते हुए हमारे 300 जवान जो हैं वो वहां पहुंचे, और उसके बाद की घटना जो है वो आप कल से लेकर आज तक सुन रहे हैं। लेकिन यहां बात चीन की जब हो रही है तो कांग्रेस की बात करना क्यों जरूरी है? यहां जब बात चीन पे, सवाल चीन पे उठाया जा रहा है और बोला जा रहा है कि इस पे आप क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार चीन को लेकर के सरकार को घेरते हैं, और राहुल गांधी लगातार पूछते हैं कि चीन पर साहब आपकी नीति क्या है, आपकी पॉलिटिक्स चीन को लेकर के क्या है, आप बताइए, आपकी कूटनीति क्या है। पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम कूटनीति की बात अगर करें, डिप्लोमेसी की बात करें, तो डिप्लोमेसी क्या है आपकी, ये तो बताइए। लेकिन आप बताते नहीं हैं, ये तो एक सवाल तो है। और यहीं पे जब मुझे जहां तक लगता है, थोड़ा प्रोफेसर रविकांत जी आप और अच्छी तरह से समझा पाएंगे कि क्या राहुल गांधी जो लगातार चाइना के नाम पर घेरते हैं, कांग्रेस बीजेपी पहले से ये सोच रखी है, या बीजेपी को अब ये हो चुका है पूरा का पूरा इल्म कि हम घिर रहे हैं या घिर चुके हैं, इसलिए पहले आज जो वार हुआ है ये वो पहले से जो घिरी हुई है उसका रिफ्लेक्शन हम उस रूप में देखें?
और दूसरा, आप सब जानते हैं कि विदेश मंत्री की पत्नी भी चाइनीज हैं। इसका यहाँ इससे लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन एक जो संबंध है चाइना के साथ भारत का, वो यहाँ पे रखना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 बार चाइना जा चुके हैं। हमारे साथी अभी बोल रहे थे, प्रशांत टंडन जी आंकड़े दे रहे थे, जबकि कई जो देश के जो हमारे पुराने पहले प्रधानमंत्री से लेकर के अभी तक के प्रधानमंत्रियों का अगर वो करें तो 1-2 बार से ज्यादा चीन नहीं गए। चीन के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, ये भी हम जानते हैं। हमारे लिए चीन जो है वो दुखती रग है। जब भी हम चाहे कश्मीर की तरफ देखते हों, चाहे और भी दूसरे इलाके में देखते हों बॉर्डर पे, तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है कि देखिए हम 1962 का वार जो है वो हार गए थे इनसे, कितनी कठिन परेशानियों से गुजरे हैं, हमारा देश गुजरा है, ये तमाम चीजें हैं। उसके बाद चीन के साथ में, और ये भी है, थोड़ा सा जोड़ दे रहा हूं, ये भी है कि इन तमाम चीज़ों को भूल करके और जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें भूलनी पड़ती हैं, और भूल करके आगे बढ़ो। लेकिन बढ़ो तो कहाँ? धोखा खाने के लिए बढ़ो। यहाँ तो हम धोखा खा रहे हैं ना, और जब धोखा खा रहे हैं तो साथ मिलकर लड़ने की जगह आप सीधे वार कर रहे हैं प्रमुख विपक्षी दल पे। क्या कारण हो सकता है? क्या राहुल गांधी का वार जो है बार बार चीन पे सवाल जो है वो उसका रिफ्लेक्शन है, या कुछ और माना जाए? प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए राजीव जी, भारत और चीन का इतिहास निश्चित रूप से चिंताजनक है। चीन ने आक्रमण किया और वो पीठ में छुरा घोंपा और हम वो युद्ध हारे। लेकिन 62 के बाद का जो भारत है वो 62 के पहले वाला नहीं। हमारी सरकारों ने खास करके अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल को इतना मजबूत किया कि डट करके भारत के सैनिक हो, भारत की सरकार हो, वो मुकाबला कर रही थी। व्यापार के क्षेत्र में भी इतना संतुलन खराब नहीं था, और लगातार इतने मजबूती के साथ भारत खड़ा रहा है कि उसमें कभी ये नहीं हुआ कि हम निचले पायदान पर हैं या हम कमजोर की स्थिति में। एक समकक्ष भारत अपने आप को स्थापित करने में सफल रहा 62 के बाद, और मुंह तोड़ जवाब भी दिया। तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जवाब दिए गए। लेकिन क्या वजह है कि गलवान घाटी में घुसपैठ रही हो या इस समय जो झड़प हुई, उस समय प्रधानमंत्री, मतलब भारत का प्रधानमंत्री, जो इस देश को विश्व गुरु और बड़ा शक्तिशाली बनाने के लिए कृत संकल्प है, वो आखिर क्यों नहीं बोल पा रहा है? क्या वजह? आपने कहा कि 9 बार वो गए हैं, ये सवाल खड़ा होता है कि आपने क्या इस देश का पैसा बर्बाद किया? अगर आपके पास कोई पॉलिसी नहीं थी, कोई आपकी नीति नहीं थी, कोई नियत नहीं थी, तो फिर कहा आप टूरिज्म के लिए वहां गए थे? अगर बावजूद इसके चीनी सैनिक अतिक्रमण कर रहे हैं और वो सरकार और उसके तमाम नुमाइंदे भारत के साथ बातचीत में भी छल कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी पॉलिसी प्रश्नांकित है। और इसीलिए हम सबकी जिम्मेदारी है विपक्ष के साथ कि वो सवाल पूछें। लेकिन साहब, चीन के सामने तो आप बोलेंगे नहीं, चीन का तो आप नाम लेंगे नहीं, पलटवार किस पर करेंगे? राहुल गांधी पर। क्योंकि आपको केवल सत्ता परक राजनीति से मतलब है। आपको न तो देश से मतलब है, न यहां के नागरिकों से मतलब है, न यहां की राष्ट्रीय सुरक्षा से मतलब है, न विदेश नीति से मतलब है, न आर्थिक स्थिति से मतलब। आपको केवल सत्ता परक राजनीति करनी, और उसमें जो मुफीद बैठता है काम आप वही करेंगे। ऑब्वियस है कि चीन पर अगर एक सवाल नहीं खड़ा हो रहा है प्रधानमंत्री और सरकार के जरिए, तो इसका मतलब क्या है कि वो कुछ ऐसे मसले हैं जिसकी तरफ इशारा अभी किया धनंजय जी ने और प्रेम कुमार जी ने, कि व्यापार जो है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, और न जाने कौन कौन सी हो सकता है कि पीछे से क्या रहा हो संतुलन। वो कौन सी शर्तें हैं कि आप सवाल नहीं खड़े कर पा रहे, आप उनको चुनौती नहीं दे पा रहे, और हमारे सैनिक लगातार हताहत हो रहे। ये शक पैदा करता है, और इसीलिए आप बजाय चीन के आप विपक्ष पर हमला पर होते हैं, राहुल गांधी पर हमला पर होते हैं।
लेकिन राहुल गांधी तो उस समय भी सवाल उठा रहे थे जब गलवान घाटी में चीनी सैनिक घुसपैठ कर रहे थे, और आज भी कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। तो वो केवल इसलिए नहीं कि आप राजनीतिक रूप से आप प्रतिद्वंदी हैं, बल्कि उनके लिए बड़ा सवाल यह है कि हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, जो हमारी सीमा है और जो सैनिक है, उनको कष्ट नहीं होना चाहिए, वो हताहत ना हो, वो कमजोर ना हो, और हमें चीन का मुकाबला करना चाहिए, उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप सैन्य हमले के जरिए ही हो, बहुत सारे कूटनीतिक प्लेटफॉर्म होते हैं, लेकिन जब आप नाम नहीं लेंगे तो इसका मतलब है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो केवल और केवल ये जो सरकार है, जो पार्टी है, वो सत्ता परक राजनीति को देख, उसके लिए न कोई राष्ट्र हित है, न कोई सैन्य हित है, और न सुरक्षा का उनके लिए बहुत ज्यादा संजीदा मसला है। उनके लिए कैसे जश्न मनाना है, कैसे इवेंट पैदा करना है और लोगों की आंखों में धूल झोंकना है कि साहब गुजरात हमने जीत लिया है, अब देश भी जीत लिया। जबकि हिमाचल आप हारे, उपचुनावों में बीजेपी करारी हार हुई, 7 में से 5 सीटों पर वो हारे, लेकिन आपको इमेज वही देना है, जश्न वही मनाना है, क्योंकि जो भांड मीडिया है आपका वो लगातार लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। वो उस समय भी कर रहा है जब आप वोट डाल करके और पैदल यात्रा कर रहे हैं, आप पूरे उसमें रोड शो कर रहे हैं, तब भी मीडिया को वो शर्म नहीं आती, बस उनको दिखाना भर है, कोई आचार संहिता का पालन नहीं हो। तो एक ऐसे दौर में जहां अघोषित रूप से भारत में अधिनायकवाद हो, जो मोदी जी कह दे वही सही, वो कह दे चीन ने घुसपैठ नहीं की या हमारे सैनिक घायल नहीं हुए तो नहीं हुए, आपको मानना पड़ेगा। क्या राहुल गांधी, क्या कांग्रेस पार्टी, लेकिन जितना भी लोकतंत्र अभी भारत में है और अभी ठीक ठाक है, पर्याप्त है, और उस पर्याप्त लोकतंत्र में जो सवाल उठाए जा रहे हैं उससे जनता रूबरू हो रही है। ये लोग देख रहे हैं हिमाचल में जो मात खाई है ना इस पार्टी ने, हिमाचल में कितने सैनिक हैं, और वो उस हकीकत को जानते हैं कि आपको सेना की चिंता है, सैनिकों की चिंता है या असल में अपनी सत्ता की चिंता है, वो जानते हैं। और जहां जहां सैनिक हैं, गुजरात में तो अब ये सवाल उठा लेना वो आपके देशभक्ति पर ही सवाल हो जाएगा कि गुजरात में कितने लोग सेना में जाते हैं, वो अधिकांश व्यापारी हैं। लेकिन इससे नहीं है कि साहब गुजरात के लोग देशभक्त नहीं, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं, लेकिन सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश के लोग जो सीमा पर बैठे हुए उन्होंने क्यों आपको रिजेक्ट किया? इसीलिए किया क्योंकि आपको सैनिकों की कोई चिंता नहीं है, और चिंता होती तो आप उनको पेंशन भी दे रहे होते, आप उनको 4 साल में रिटायर्ड नहीं कर रहे हो। आपके लिए छद्म है ये देशभक्ति और ये पूरा राष्ट्रहित, आपको सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्यारी है और पूरा छल छद्म के साथ। तो ये सत्ता परक राजनीति है और उसी का ढोंग है, और इसीलिए अगर आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं तो आप पलटवार राहुल गांधी पर कर रहे हैं, कांग्रेस पर कर रहे हैं, बजाय चीन। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और राहुल गांधी पे या कांग्रेस पे पलटवार करने की जगह आपको चीन पर पलटवार करना चाहिए, और चीन के मसले को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। बॉर्डर जो हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें और वहाँ जो हमारे तैनात सैनिक हैं वो भी सुरक्षित रहें, ये भी इसकी भी ज़रूरत है। सैनिक अगर हैं, सेना की नौकरी कर रहे हैं तो जान गंवाने के लिए नहीं कर रहे हैं, शहीद होने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो हमारी रखवाली करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और लेकिन उनकी सुरक्षा, सरकार की सुरक्षा, उनकी सुरक्षा जो है ये सरकार की जिम्मेदारी है, और उसके लिए डिप्लोमेटिक रिश्ते जो हैं वो बनते हैं। डिप्लोमेटिक रिश्ते किस ढंग से बन रहे हैं और कैसे हम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब G20 में खुद उठ करके जाते हैं और शी जिनपिंग से मिलते हैं, हाथ बढ़ाते हैं लाल कपड़े पहन करके, तो लगता है कि शायद एक दोस्ती, एक पुरानी यारी जो है वो है यहाँ पे। लेकिन कुछ दिनों बाद
महीना भी नहीं बीतता है और जो घटना घटती है तवांग में, ये घटना बहुत दुखदाई है। इस पर ध्यान तो देना ही पड़ेगा। और जब सवाल पूछे जाते हैं तो सवाल चाइना से पूछे जाने चाहिए, और सवाल जो हैं वो आंखें अगर लाल तरेरी जाएं तो वो भी चीन की तरफ तरेरी जाएं, या जो हमारे दुश्मन देश हैं उसकी तरफ तरेरी जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बल्कि आप अपने विपक्षी दलों को आप संसद के अंदर या संसद के बाहर सड़क पे आप झेल लीजिए और उनसे लड़ लीजिए, लेकिन जब विदेश की बात है तो आप एक साथ होइए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हम जैसी जो जनता है उसके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जनता सुरक्षित तभी होगी जब सरकार जो है वो सुरक्षा की गारंटी ले। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या देश की सुरक्षा के नाम पर आप आपस में राजनीति कर रहे हैं? क्या राजीव गांधी फाउंडेशन की चर्चा आज करना, क्या नेहरू की बात सामने लाना, ये आप अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाली बात नहीं कर रहे थे? ये तमाम सवाल हैं जिन सवालों पर चर्चा होनी चाहिए। आप खूब कोसिए नेहरू को, खूब कोसिए आप राजीव गांधी को, खूब कोसिए राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर के, अगर वहाँ कुछ धांधलियाँ हुई हैं तो उसकी भी बात कीजिए। लेकिन आप ये कहेंगे कि चीन से आप चंदा ले रहे थे तो आपने कुछ नहीं कहा, और अब अभी जो है आप हमारे ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हैं? भाई साहब, चीन ने जो किया है आज उस पर सवाल तो उठेगा ही, उस पर बात तो होगी ही। तो बहुत सारे सवाल हैं जिन पर चर्चा हम करते रहेंगे। लेकिन इस बीच राहुल गांधी अपनी पदयात्रा कर रहे हैं और वहाँ से जो गर्माहट है, वहाँ से जो गर्मी है, और वो घबराहट में तब्दील हो रही है, खासकर सत्तारूढ़ दल के लिए। इसीलिए शुरुआती जब मैं अपनी बात रख रहा था तब मैं कह भी रहा था कि 8 तारीख को कई जगहों से 7 और 8 दोनों मिला लें तो कई रिजल्ट आए, जिसमें उपचुनावों के रिजल्ट भी आए और उसमें एमसीडी का रिजल्ट भी आया और उसमें 2 राज्यों के रिजल्ट भी आए। और इन सब में अगर देखें तो सिर्फ एक जगह 156 सीटें जीत करके बीजेपी जश्न मना रही थी, और उसके अलावा 2 उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई थी, एक बिहार में और एक उत्तर प्रदेश के रामपुर में। रामपुर का जो उपचुनाव है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, क्योंकि वहां पर मात्र 33% वोटिंग हुई, लेकिन जो जश्न था वो ऐसा था कि हर जगह हम ही जीते हैं। तो इस पर भी सोचना चाहिए बीजेपी को। आने वाले समय में बहुत सारे चुनाव अभी झेलना होगा बीजेपी को, और वहां हर जगह आपको जीत नसीब होगी, ये संभव नहीं है। तो सवाल और भी हैं, बहुत सारे सवाल, उनका जवाब हमारे ऐसे ही तमाम वरिष्ठ साथी दिया करेंगे हमेशा की तरह। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगे हम, लेकिन उससे पहले बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपको, बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय कुमार जी आपको, और बहुत धन्यवाद अमलेंदु उपाध्याय जी आपको। साथ में 2 साथी और जुड़े थे, प्रेम कुमार जी और प्रशांत टंडन जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप तमाम साथी जो अपनी बात, अपने विचार लगातार रख रहे हैं, जैसे विक्टर 22 कह रहे हैं बीजेपी के नेताओं की दुखी रग पर कांग्रेस हाथ रखोगे तब कुछ होगा। और फिर असलम चिश्ती जी कह रहे हैं कि भारत के रक्षा मंत्री का बयान 1 इंच जमीन चाइना को न दी है न लेने देंगे, जबकि लद्दाख क्षेत्र में चीनी सेना के साथ अपनी जमीन वापस लेने के लिए 16 दौर की बातचीत हो चुकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं असलम भाई, और बहुत कुछ है जो यहाँ समझने की जरूरत है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलवान वाले मामले में कहा था कि ना कोई घुसा है ना किसी को घुसने देंगे, लेकिन वहां मालूम हुआ कि हमारे 20 जवान जो हैं वो शहीद हो गए। तो वो भी तब जबकि शहादत वाली बात आ रही थी, उसके बाद प्रधानमंत्री ने ऐसी बात कही थी। सिद्धू कह रहे हैं कि मोदी जी चीन को लाल आंख नहीं दिखा पाए तो क्या हुआ, लाल रंग का कुर्ता तो दिखा ही दिए, है ना कमाल। और ऐसे ही एपी श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, आंख चीन को दिखाना चाहिए, वे कांग्रेस पर चर्चा करने लगते हैं। अगेन डाइवर्ट एंड रूल, बिल्कुल ये जो राजनीति है, डाइवर्ट करो और रूल करो, ये राजनीति बहुत उम्दा राजनीति मानी जाती है उन लोगों के लिए जो अंग्रेजों के साथ राजनीति को सीख कर आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ किस ढंग की राजनीति हो रही है। जगमोहन सिंह जी कह रहे हैं कि वेलकम फिल्म सेंटर में उड़ाए मंजू दो, माफ़ करें नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन खैर और भी कई हैं। मकसूम खान है हमारे साथ में, हमारे साथ बोर्ड टॉपर हैं, फिर हमारे साथ सरताज खान हैं, मस्कट से हमें देख रहे हैं, ओमान से, और गुड नाइट कह रहे हैं, और विजय प्रकाश भट्ट कह रहे हैं इस समय लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका पूर्णतया चुनाव आयुक्त जैसी हो गई है, पूरी तरह मोदी पर आश्रित। क्या वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की गरिमा का पालन कर रहे हैं? एक सवाल
सवाल कर रहे हैं वो। असलम चिश्ती जी कह रहे हैं डीवी लाइव पर विश्लेषण करने वाले तमाम अहम और सच्चे पत्रकारों को बार बार सलाम। आपको भी सलाम कि आप जुड़ते हैं असलम भाई। और उका भाई कनानी का कहना है कि नेहरू का जब नाम लेते हैं बीजेपी के लोग तब समझ लेना चाहिए कि ये लोग अपनी गलती या पाप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे नईम किदवई हमारे साथ हैं। फिर लालजी विश्वकर्मा गुड नाइट कह रहे हैं। मिस्टर अमोल हमारे साथ बने हुए हैं। और एपी श्रीवास्तव हैं, सल्यूट कर रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद एपी श्रीवास्तव जी। और सुमित नरखरे हैं, बेस्ट टॉपिक, बेस्ट चर्चा, बेस्ट विश्लेषण कह रहे हैं। जगमोहन जी कह रहे हैं निर्मला ने कहा भारत से जलते हैं जो सवाल करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात आपने रखी है और निर्मला सीतारमण की ये बात है। सुनीता शर्मा कह रहे हैं इन्होंने हिंदुस्तान का बंटाधार कर दिया। और मयंक खराड़ी मीना कह रहे हैं बीजेपी आएगी राजस्थान में, मयंक जी कह रहे हैं। और मदन लाल सिंह कह रहे हैं प्रोफेसर रवि आप सही पकड़े हैं, हमारे धरती पकड़ लाहौल स्पीति हिमाचल से भी हार गए और लानत है ये सकल पे अलख निरंजन। और बोर्ड टॉपर भी हमारे साथ। ऐसे बहुत सारे साथी, हो सकता है किसी का कमेंट नहीं पढ़ पाया हूं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आज अब इस चर्चा को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ ऐसे ही टॉपिक के साथ, कुछ ऐसे ही विषयों के साथ में, और आप सबका इंतज़ार रहेगा। जुड़िए हमारे साथ और अपनी बात, अपने विचार ऐसे ही रखा कीजिए। और आयन रजा भी हमारे साथ और सुमित हैं, रघुराज बत्रा सिसोदिया हैं, बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। माफ़ी चाहता हूं, अब इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहता हूं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, नमस्कार।